जय हिंद दोस्तों, मैं आशीष शर्मा एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं शरणम आईसीएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज आपका यूनिट नंबर 2 में मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार एवं उनकी जो कृतियां हैं, मेजर लिटरेरी फिगर्स ऑफ मध्य प्रदेश एंड देयर वर्क्स, उनके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। यहाँ से जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहते हैं, लगभग 1 से 2 क्वेश्चन। अभी जो ट्रेंड आप देखेंगे, अभी पीवाईक्यू का ट्रेंड हम लोग देखेंगे, तो उससे आपको समझ में आ जाएगा कि 1 से 2 क्वेश्चन प्रत्येक वर्ष आयोग यहाँ से पूछता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका। इसमें करना क्या है, तो पीवाईक्यू पहले देखेंगे हम लोग कि पीवाईक्यू के बेसिस पे ये जानने का प्रयास करेंगे कि इसमें कितना इन डेप्थ जाके हमको पढ़ना है, क्या क्वेश्चन बहुत ऊपर से आ रहे हैं या बहुत ज़्यादा डिटेल में क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, पढ़ना क्या क्या है वो आपके सामने है। मध्य प्रदेश के जितने भी साहित्यकार हैं उन्हें 3 पार्ट में हम लोग डिवाइड करके पढ़ते हैं। एक है आपके प्राचीन जो साहित्यकार हैं, एंशियंट पीरियड के जितने भी साहित्यकार हैं, जिसमें कालिदास, भर्तरी, भवभूति और बाणभट्ट जैसे साहित्यकारों को हमको पढ़ना रहता है। ठीक है। दूसरे हैं आपके एंशियंट में कालिदास हो गए, आपके भर्तरी, भवभूति और बाणभट्ट। इसके बाद मध्यकालीन साहित्यकारों में मेनली केशव, आचार्य केशव दास, कवि पद्माकर, कवि भूषण और राजा भोज। हालांकि राजा भोज को जब हम लोग मध्य प्रदेश का इतिहास पढ़ते हैं और परमार वंश जब पढ़ते हैं तो वहां पर उनके साहित्यिक कृतियों को हम लोग पहले ही देख लेते हैं, फिर भी थोड़ा सा यहाँ पर अलग से देख लेंगे। इसके अलावा मॉडर्न जो आधुनिक साहित्यकार हैं उनके बारे में देखें तो उसमें पंडित माखनलाल चतुर्वेदी का नाम सबसे पहले आता है, फिर सुभद्रा कुमारी चौहान, गजानन माधव मुक्तिबोध, बालकृष्ण शर्मा नवीन, भवानी प्रसाद मिश्र, हरिशंकर परसाई, शरद जोशी, मुल्ला रमोजी, डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन, नंद दुलारे वाजपेयी, बाल कवि बैरागी, कवि प्रदीप और अटल बिहारी वाजपेयी जी। अटल बिहारी वाजपेयी जी इस वर्ष बहुत इंपॉर्टेंट हैं और बहुत प्रोबेबल भी रहेंगे, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी का 2025 में जो था वो जन्म जयंती, 100वीं जन्म जयंती वर्ष उनका मनाया जा रहा था। तो बहुत पॉसिबिलिटी है कि वाजपेयी जी से किसी प्रकार का कोई प्रश्न प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। वो यूनिट 2 में लिटरेचर में हो सकता है, वो यूनिट नंबर 5 में आपका उनके पॉलिटिकल कैरियर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो सकता है, या फिर हिस्ट्री में उनके पॉलिटिकल कैरियर में कोई हिस्टोरिकल इवेंट हुआ है उससे कोई क्वेश्चन हो सकता है। तो आप स्पेशली अटल बिहारी वाजपेयी जी को अलग से तैयार कर लें। उनके जीवन से जुड़ी हुई जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, जो भी महत्वपूर्ण उपलब्धियां या अचीवमेंट हैं, उन्हें आप अच्छे से करके जाएं। चलिए थोड़ा सा हम लोग पीवाईक्यू को देखने का प्रयास करेंगे। यदि हम पीवाईक्यू की बात थोड़ा सा ट्रेंड एनालिसिस देखने का प्रयास करेंगे कि कितने क्वेश्चन इस पार्ट से हमेशा आयोग पूछता है। तो देखिए आपका ये जो पॉइंट है, ये आपका पॉइंट नंबर 1 2 3 4 5 6, पॉइंट नंबर 6 है आपका मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार और उनकी कृतियां। यदि आप यहां से देखेंगे, एक ट्रेंड देखेंगे, तो केवल 2022 में कोई क्वेश्चन यहां से नहीं पूछा, लेकिन 2020 में एक क्वेश्चन आया, 2021 में भी एक क्वेश्चन है, 2023 में 3 प्रश्न यहां से पूछे गए, 2024 में 1 प्रश्न है और 2025 में 2 प्रश्न है। यदि आप रिसेंट का ट्रेंड देखें पिछले 3 वर्षों का, तो इस लिहाज से आप कह सकते हैं कि 1 से 2 प्रश्न मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा में आपके यहाँ से पूछे जाते हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि मिनिमम 1 और मैक्सिमम 2, है ना। हालांकि 3 तक क्वेश्चन आयोग ने पूछे हुए हैं। जब आयोग का मूड कर जाता है तो वो 3 3 क्वेश्चन भी इस पार्ट से पूछ सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन फिर भी हम मान के चल रहे हैं कि कम से कम 1 क्वेश्चन यहाँ से आयोग पूछेगा ही पूछेगा, क्योंकि जो ट्रेंड बता रहा है उसमें 1 क्वेश्चन की रेंज बन रही है और मैक्सिमम 2 या 3 क्वेश्चन भी आयोग पूछ सकता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे थोड़ा सा पीवाईक्यू के ऊपर। यदि हम पीवाईक्यूज को देखें अभी तक किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, ठीक है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। विष्णु चिंचालकर कौन थे, ये लिटरेचर वाला पार्ट नहीं है ना, इसे आप कंसीडर ना करें। इसके बाद संत सिंगा जी मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र के निवासी थे, ये हम लोग मध्य प्रदेश के जो लोक साहित्यकार हैं उसमें इसको रखते हैं। हालांकि मैंने जितने भी क्वेश्चंस थे उनको यहाँ एक साथ ही रख लिया है। अभी हम लोग केवल प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल के पढ़ेंगे। जब हम लोग लोक साहित्य को पढ़ेंगे मध्य प्रदेश में, तब फिर संत सिंगा जी की भी चर्चा करेंगे। अब यहाँ से आप देखेंगे बिखरे मोती के रचयिता कौन है ना। बिखरे मोती हम सभी को पता है, जो सुभद्रा कुमारी चौहान है उनकी रचना है। तो केवल स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ से रचना पूछी गई है, बिखरे मोती किसकी रचना है। इसके अलावा मध्य प्रदेश शासन द्वारा, अच्छा ये तो फेलोशिप वाला हो गया। फिर आपका 2017 में, तो 2016 में आप देखेंगे केवल एक क्वेश्चन, 15 में एक प्रश्न हमको देखने को मिलता है, बिखरे मोती के रचयिता कौन है। इसके बाद आपका 2017 में जैसे भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म स्थान कहां पर है ना। भवानी प्रसाद मिश्र जो है वो मध्य प्रदेश के
आधुनिक साहित्यकारों में कंसीडर किए जाते हैं और इनका जन्म स्थान भी पूछा गया। अब आप जो हम लोग तरीका अपनाते हैं जिसमें हम लोग देखते हैं कि भाई क्या करते हैं, डायमेंशन निकालते हैं। तो पहला तो आपका रचनाएं, जितने भी साहित्यकार हैं उनकी प्रमुख रचनाएं। दूसरा यहाँ पर जन्म स्थान भी पूछा गया है, ठीक है। इक्का दुक्का बारी पूछा गया है, लेकिन एक डायमेंशन हमें पता चलता है कि भाई जो जितने भी साहित्यकार हैं उनके जन्म स्थान से भी क्वेश्चन आयोग पूछ सकता है, ठीक है। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कालिदास द्वारा लिखित नहीं है। अगेन कालिदास की रचनाओं से क्वेश्चन है, ठीक है। तो रचनाओं वाला डायमेंशन हो गया आपका। फिर निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। एक तरफ आपके साहित्यकार दिए हुए हैं, दूसरी तरफ रचनाएं दी हुई हैं, और इसमें से कौन सुमेलित नहीं है ये आपसे पूछा गया है। तो टफ जब बनाना होगा क्वेश्चन तो स्ट्रेट फॉरवर्ड इस तरीके से बना सकता है। हालांकि ये पार्ट मुश्किल इसलिए भी लगता है क्योंकि साहित्यकार कई सारे हैं और उन साहित्यकारों की रचनाओं को याद करना, ठीक है, बहुत मुश्किल हो जाता है। कई बार हौच पौच हो जाती हैं चीजें, खिचड़ी सी पक जाती है, कौन सी रचना किसकी है ना, वो याद नहीं रहता। परसाई जी की रचना हो सकता है आपको भवानी प्रसाद जी में याद आ जाए, भवानी प्रसाद जी की रचना परसाई जी में याद आ जाए। तो ये थोड़ा सा आपको इस पे काम करना पड़ेगा। रश्मि रेखा नामक पुस्तक का लेखक कौन है, ठीक है। तो एक तो रचनाएं पूछ रहा है, दूसरा पुस्तक के जो मतलब लेखक है ना, एक डायमेंशन कौन है, उनके राइटर, लेखक, जन्म, उनके जन्म स्थान भी पूछ रहा है और उनकी रचनाओं के बारे में भी क्वेश्चन पूछ रहा है। इसके बाद राष्ट्रीय कवि बाल कवि बैरागी का वास्तविक नाम क्या था, ठीक है। हालांकि वास्तविक नाम ये इसलिए भी पूछा गया क्योंकि इस वर्ष बाल कवि जो बैरागी थे, जिस वर्ष ये प्रश्न पूछा गया उससे कुछ टाइम पहले ही बाल कवि बैरागी की मृत्यु हो गई थी, है ना। जो बाल कवि बैरागी थे राष्ट्रीय कवि, इनकी मृत्यु हो गई थी, इसीलिए ये क्वेश्चन उनके करंट अफेयर वाले पार्ट से, स्टैटिक वाले पार्ट से हम कह सकते हैं कि रिलेट करके पूछा गया था। इसके बाद ये तो हो गया आपका, है ना। इसके बाद 2023 में देखेंगे, अगेन एक क्वेश्चन आया है, रामचंद्रिका किसकी रचना है ना, आचार्य केशव दास जो हम पढ़ेंगे अभी। तो रामचंद्रिका किसकी रचना है, अगेन रचना वाले पार्ट पे। मुकुल किसकी प्रसिद्ध साहित्यिक रचना है, ठीक है, सुभद्रा कुमारी चौहान। बालकृष्ण शर्मा नवीन ने दो काव्य लिखे हैं, प्राण अर्पण तथा आत्मोत्सर्ग। आत्मोत्सर्ग ये किसके ऊपर लिखे हैं, है ना, किसके ऊपर लिखे गए हैं। इसके बाद आपका आला खंड के लेखक कौन है, ये हम देखेंगे, जो लोक साहित्य पढ़ेंगे जब हम लोग वहां पर इसको देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक केशव दास जी की नहीं है, मतलब अगेन रचनाओं से लेखक, उनकी रचनाएं, यहां से क्वेश्चन ज्यादा है। तो देखिए 2025 तक एमपीपीएससी स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन, मतलब एमपीपीएससी का प्रारंभिक परीक्षा प्रीलिम्स का जो एग्जाम होता है, उसके बेसिस पे यदि हम डायमेंशन निकालें तो हमें तीन चीजें पता चल रही, दो चीजें। एक तो लेखक और उनकी जो रचनाएं हैं, यहां से क्वेश्चन रेगुलर पूछे, ठीक है। इसके अदर देन यदि हम देखें तो एक जन्म स्थान के ऊपर क्वेश्चन हमको देखने को मिलता है, तो हम मान सकते हैं कि एक डायमेंशन जन्म स्थान पे बन सकता है। और दूसरा, जैसे बाल कवि जो आपके हैं, क्या नाम है उनका, बैरागी साहब, तो बाल कवि बैरागी जी का जो है वो नाम पूछा है कि उनका वास्तविक नाम क्या है। हालांकि सभी के वास्तविक नाम याद करने की आवश्यकता नहीं है, मैंने आपको बताया वो करंट में चर्चित थे उस समय, उनका निधन हुआ था उसी वर्ष, इसीलिए वो पूछा गया। केशव दास से 2023-2025 में पूछा है जी, बिल्कुल लिखा हुआ है आपका, ये केशव दास से 2025 में पूछा हुआ है और ये केशव दास जी से 2023 में, है ना। तो आचार्य केशव दास से प्रश्न पूछे गए हैं, इसके पहले भी पूछे गए, ठीक है। इसके अलावा और भी जो एग्जाम हुए हैं एमपीपीएससी में, इन क्वेश्चंस को आप लोग देख लेना, डायमेंशन वही निकल के आएंगे। जैसे कि कुमार गंधर्व समारोह किस जगह आयोजित किया जाता है, हालांकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये अदर स्टेट एग्जामिनेशन में पूछा है। अभी रिसेंटली एमपीपीएससी स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन की बात करें तो उसमें जो क्वेश्चन है वो आपके रचनाओं से ज्यादा पूछे गए, ठीक है। माखनलाल चतुर्वेदी की रचना नहीं है, इनमें से कौन सी, ठीक। निम्नलिखित में से कौन बुंदेली लेखक नहीं है, ये लोक साहित्य के ऊपर है आपका क्वेश्चन। कवि प्रदीप का वास्तविक नाम क्या था, अगेन वास्तविक नाम पूछा गया है, कवि प्रदीप का वास्तविक नाम क्या था। जैसे बाल कवि बैरागी जी का वास्तविक नाम क्या है, इसी प्रकार कवि प्रदीप जी का वास्तविक नाम। तो मतलब वास्तविक नाम जो है वो पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। बृहत संहिता, ये तो खैर ठीक है। द सर्च फॉर लंका किसकी रचना है, अगेन रचना के ऊपर क्वेश्चन हो गया आपका। ये परिमाल रासो, जो लोक साहित्य पढ़ेंगे जब देखेंगे हम लोग। पुष्प की अभिलाषा के लेखक कौन थे, अगेन रचना और उनके लेखक के बारे में क्वेश्चन है ना। निम्नलिखित में से कालिदास की किस रचना का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया गया, इसको पढ़ेंगे। कालिदास जी की जितनी भी रचनाएं हैं और किस रचना का अनुवाद, जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद सर विलियम जोन्स ने किया था, तो वो वाला पार्ट।
अगेन ये लोक साहित्य आलाखंड, छत्रछाल दशक के लेखक कौन है भाई, ये कवि भूषण, देखेंगे इसको भी। तो वो डायमेंशन आप देखेंगे ना तो वही रहेगा, जैसे कुमार संभव किसकी रचना है, इंदुमती के लेखक कौन है, राम रसायन के लेखक कौन है, ठीक है। अगेन ये समारोह, भोज समारोह कहाँ आयोजित किया जाता है, कालिदास रचित अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी अनुवाद किसके द्वारा किया गया, है ना, ये सिंगाजी लोक साहित्य में हो गए, वीर भानुदय। ये कुछ संस्थाओं से भी पूछ लेता है क्वेश्चन। कौन सी रचना प्रसिद्ध लेखक एवं पत्रकार माखनलाल चतुर्वेदी की नहीं है, ठीक है। भविष्यत कथा के लेखक कौन है, शरद जोशी की जो प्रसिद्ध व्यंग्यकार हैं उनकी रचना निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है। आनंद रघुनंदन नाटक के लेखक कौन है, आप देखते चलें। केशवदास ने महाराजा इंद्रजीत की पतिव्रता गायिका जो गणिका है राय पिरवीणी को शिक्षा देने के लिए किस ग्रंथ की रचना की थी, है ना। बुंदेलखंड में 3 प्रसिद्ध कवि, ये लोक साहित्य में आ जाएगा आपका। शरद जोशी एक प्रसिद्ध व्यंग्यकार हैं, उनमें से इनकी पुस्तक कौन सी नहीं है। आचार्य केशवदास किस राजा के दरबारी कवि थे। तो इन पीवाईक्यूज के बेसिस पे आप देखोगे तो कुछ डायमेंशन निकल के आते हैं। डायमेंशन में आपको एक बार फिर से, क्योंकि 2-3 डायमेंशन और निकल के आ गए हैं, तो एक तो पहला डायमेंशन याद रखना आपको, लेखक, उस लेखक की रचनाएं, उस लेखक की रचनाएं। दूसरा, उसका वास्तविक नाम, यदि उसका कोई वास्तविक नाम है या कोई अन्य नाम है या कोई टाइटल उसको मिला है तो वो पूछा जा रहा है। उसके जीवन से जुड़ा हुआ कोई प्रोमिनेंट फैक्ट है, जैसे कि आचार्य केशवदास किस दरबार राजा के दरबार में विद्वान थे। जी बिल्कुल लालजी शाही जी, है ना। बिल्कुल आप डायमेंशन वाइज जाइए, क्योंकि कई बार क्या होता है, आप केवल ये कह दिया जाता है कि इसमें आप लेखकों को पढ़ो और उनकी रचनाओं को देख लो, बाकी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब हम पीवाईक्यू देखते हैं तो हमें पता चलता है कि लेखक और उनकी रचनाओं के साथ साथ कुछ और फैक्ट है एडिशनल जो आपको पता होने चाहिए, क्योंकि मान लो वहां से एक भी क्वेश्चन आ गया और वो आपका नहीं बना तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। ठीक, तो इन्हीं डायमेंशन के बेस पर इस तरीके से ही आपके नोट्स भी प्रिपेयर हम लोगों ने किए हैं। ठीक है, तो रचनाएं हो गई लेखक की, उनके वास्तविक नाम हो गए, और यदि कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कोई एक आईएमपी फैक्ट है, तो वो भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप देखेंगे, कोई भी अगर प्रोमिनेंट फैक्ट है उसे हम लोग छोड़ने वाले नहीं है आज की क्लास में। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले मध्य प्रदेश के प्राचीन कालीन जो साहित्यकार हैं उनमें सबसे पहले कौन है, कालिदास। कालिदास के ऊपर चर्चा करेंगे। एक कालिदास की बात करें, इनके व्यक्तिगत परिचय एवं काल की बात करें, पर्सनल इंट्रोडक्शन एंड पीरियड की बात करें, तो इन्हें भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। ठीक है, भारत का शेक्सपियर इनको कहकर संबोधित किया जाता है। यदि इनके समय की बात करें, ये किस काल के थे, तो विवादास्पद माना जाता है, थोड़ा कंट्रोवर्शियल है इनका पीरियड। कुछ लोग इन्हें 4वीं से 5वीं शताब्दी ईस्वी के आसपास मानते हैं, जो गुप्त काल है, गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय का मानते हैं, और कुछ विद्वान उन्हें प्रथम शताब्दी ईस्वी के आसपास मानते हैं ना। कुछ जो विद्वान हैं इन्हें 4th से 5th सेंचुरी एडी चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य के काल का मानते हैं, और कुछ इनको 1st सेंचुरी बीसी में उज्जैनी के गर्दबिल वंश के जो राजा हैं विक्रमादित्य, उनके काल में रखते हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों के ही काल में नवरत्नों की जो है वो अवधारणा हमको मिलती है, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के काल में भी मिलती है, और इधर उज्जैन के जो राजा हैं गर्दबिल वंश के विक्रमादित्य, उनके दरबार में भी नवरत्नों का उल्लेख हमें मिलता है। ठीक है, तो कुछ विद्वान इन्हें विक्रमादित्य जो हैं उज्जैन वाले उनके दरबार में रखते हैं, और कुछ चंद्रगुप्त द्वितीय के में। तो काल को लेकर के डिस्प्यूट है, तो यहाँ से क्वेश्चन नहीं आने वाला है। राजाश्रय की बात करें, राजकीय संरक्षण की, तो कुछ राजा जो उज्जैन के जो राजा हैं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य गुप्त शासक, उनके नवरत्नों में से एक इन्हें माना जाता है। ठीक है, क्योंकि जो विक्रमादित्य हैं गर्दबिल वंश के, वो भी उज्जैन में थे, और चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का संबंध भी जो है वो उज्जैन से जोड़ा जाता है। तो इनका जो राजकीय संरक्षण रहा, आप कह सकते हैं कि उज्जैन के शासक के अंतर्गत रहा। हालांकि ये भी क्या है, डिस्प्यूटेड है। रॉयल पेट्रोनेज वन ऑफ द नवरत्नास ऑफ किंग चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ऑफ उज्जैन द गुप्ता रूलर, तो ये भी डिस्प्यूटेड है। विवाद रहता है विद्वानों में इस चीज को लेकर के, तो इसको लेकर के टेंशन नहीं लेना, आयोग यहां से नहीं पूछने वाला। जन्म स्थान, ये भी डिस्प्यूटेड है, इनका कंट्रोवर्शियल है जन्म स्थान। ठीक है, कुछ लोग इन्हें उज्जैन में मानते हैं, मालवा में, कुछ लोग कहते हैं कि इनका जन्म कश्मीर और मिथिला में हुआ था।
है ना। तो बर्थ प्लेस भी इनकी क्या है, कंट्रोवर्शियल है ना। मेजर व्यूज क्या है, कुछ लोग उज्जैन में मानते हैं, मालवा वाले क्षेत्र में, कुछ लोग कश्मीर और मिथिला में मानते हैं। तो इसमें से जितनी भी इनके बारे में जो परिचय है, जनरल इंट्रोडक्शन है, पर्सनल इंट्रोडक्शन, उसमें चीजें विवादास्पद ज्यादा है। ठीक, इसीलिए यहां से आपको कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, अब बात करें यदि इनकी रचनाओं की, जहां से क्वेश्चन आता है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। यदि हम बात करें इनकी रचनाओं की, इनके जो लिटरेरी वर्क हैं उनकी, और उनकी थीम क्या रही है ना, इनकी रचना और उसकी थीम क्या रही, वहां से क्वेश्चन रेगुलर पूछा जाता है, और वही हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हम उसी पर चर्चा करेंगे। यदि हम इनकी रचनाओं की बात करें तो देखिए, सबसे पहले इन्होंने कुल 7 रचनाएं लिखी हैं, है ना। टोटल नंबर ऑफ इनके जो वर्क हैं, टेक्स्ट इन्होंने लिखे हैं वो 7 हैं। 7 में से इन्होंने 3 नाटक लिखे हैं। ये नाटक है नंबर 1 हो गया आपका, ठीक है। ये 2 और ये 3, है ना। नाटक नंबर 1 कौन सा है इनका, अभिज्ञान शाकुंतलम, सबसे महत्वपूर्ण नाटक है। इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि अभिज्ञान शाकुंतलम जो है वो, ये वही महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसका पहली बार, है ना, इनका पहला ग्रंथ है जिसका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया सर विलियम जोन्स के द्वारा। ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतलम। इसकी थीम क्या है, विषय वस्तु क्या है इसकी, तो राजा दुष्यंत और शकुंतला का प्रेम व मिलन से रिलेटेड ये कहानी, मतलब एक प्रेम कहानी है, प्रेम प्रसंग है इसमें। राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी वर्णित की गई है, और ये इनकी सर्वश्रेष्ठ कृति मानी जाती है। ये क्या है, एक ड्रामा है, अभिज्ञान शाकुंतलम, लव एंड री यूनियन ऑफ किंग दुष्यंत एंड शकुंतला। ये ग्रेटेस्ट वर्क कंसीडर किया जाता है। इसके बाद आता है मालविकाग्नि मित्रम। ठीक है, ये आप सभी ने पढ़ा है, हम लोगों ने हिस्ट्री जब पढ़ी थी, तो शुंग डायनेस्टी जब पढ़ी, तो उनके रिसोर्सेज में भी हम जानते हैं, शुंग वंश की जानकारी इससे मिलती है। मालविकाग्नि मित्रम शुंग वंश का इतिहास में इसमें मिलता है, और पुष्यमित्र शुंग के जो पुत्र हैं अग्निमित्र, ठीक है, अग्निमित्र और जो विदर्भ की राजकुमारी है मालविका, उनकी प्रेम कथा है ना। तो अभिज्ञान शाकुंतलम भी प्रेम ग्रंथ, प्रेम के ऊपर लिखा गया ग्रंथ है, प्रेम कहानी है। मालविकाग्नि मित्रम भी क्या है, प्रेम कहानी है ना। ये भी एक ड्रामा है, मालविकाग्नि मित्रम, हिस्ट्री ऑफ द शुंगा डायनेस्टी, स्टोरी ऑफ अग्निमित्र एंड मालविका। इसके बाद अगला नाटक है इनका विक्रमोवर्षियम। विक्रमोवर्षियम की बात करें तो इसमें भी प्रेम कहानी है, पुरूरवा और एक अप्सरा है उर्वशी, उनकी प्रेम कहानी की बात इसमें की गई है ना, विक्रम और उर्वशी। ठीक है, तो इनकी प्रेम का कथा इसमें वर्णित की गई है। तो ये 3 नाटक हो गए। 3 नाटक कौन कौन से हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक है, प्रेम कहानी पर आधारित है, ठीक है। इसके बाद आपका विक्रम उर्वशी है, ये भी प्रेम कहानी पर आधारित है, और मालविकाग्नि मित्रम, ये तीनों ही क्या है, इनकी नाटक हैं, ड्रामा है, और ये तीनों ही लव जो है स्टोरी पर आधारित है, प्रेम कहानी पर आधारित। इसके बाद इन्होंने 2 महाकाव्य लिखे हैं, ठीक है, 2 महाकाव्य लिखे हैं, ठीक है। 2 एपिक जो है वो इनके टेक्स्ट माने जाते हैं, जिसमें से एक है रघुवंश या रघुवंशम इसे कहा जाता है। रघुवंश, रघुवंश भगवान राम का जो वंश है उसके ऊपर है, तो मेनली रामायण और जो रघुवंश के राजाओं का वर्णन किया गया है, ठीक है। भगवान राम का जो वंश है रघुवंश, उसका वर्णन इसमें हमको मिलता है। और दूसरा महाकाव्य कुमार संभवम, ठीक है, कुमार जो भगवान शिव के पुत्र हैं उनका है, तो शिव पार्वती विवाह की कथा इसमें मिलती है, एवं कार्तिकेय जो कार्तिकेय जी हैं, भगवान शिव और पार्वती जी के पुत्र हैं, बड़े पुत्र कार्तिकेय जी, उनके जन्म की कथा इसमें मिलती है। तो कुमार संभवम, ठीक है, कुमार संभवम मतलब कुमार कहा जाता है, कार्तिकेय कुमार भगवान शिव और पार्वती जी के बड़े पुत्र हैं, गणेश जी के बड़े भाई को। इसके बाद 2 खंड काव्य इन्होंने लिखे हैं, ठीक है, 2 माइनर एपिक भी इन्होंने लिखे हैं, खंड काव्य। एक है आपका मेघदूतम और दूसरा है ऋतु संहारम। मेघदूत की बात करें तो इसमें विरही यक्ष द्वारा मेघ के माध्यम से अपनी जो प्रियतमा है उसको संदेश भेजने की बात की गई। इसमें अमरकंटक का जिक्र आता है, मतलब यहाँ पर एक यक्ष है, यक्ष अपनी प्रेमिका से दूर है अमरकंटक वाले किसी क्षेत्र में, और वो वहां क्या करता है, मेघों के माध्यम से, क्लाउड्स के माध्यम से क्या करता है, अपना संदेश अपनी प्रियतमा तक भेजने का प्रयास करता है। तो मेघदूत भी क्या है, एक प्रकार से विरह जो है ग्रंथ है, इसमें एक प्रेमी प्रेमिका जो है वो दूर हैं, और उनके बीच में बादलों के माध्यम से, क्लाउड्स के माध्यम से जो कन्वर्सेशन हो रहा है, जो मैसेज इंटरचेंज हो रहा है, उसके ऊपर ये चीज लिखी गई है। दूसरा खंड काव्य है ऋतु संहार। ऋतु संहार में मेनली ऋतुओं के अनुसार प्रकृति का वर्णन किया गया है, इसमें 6 प्रकार की ऋतुओं की बात की गई है, ठीक है, और नेचर को समझाया गया है, ठीक। तो ये 2 खंड काव्य हो गए। तो याद रखेंगे 3 नाटक,
2 महाकाव्य और 2 खंड काव्य। टोटल कितने हो गए? 7। नाटक कौन कौन से हैं? अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्नि मित्रम, विक्रमोर्वशीयम, 3 नाटक हैं। महाकाव्य की बात करें तो रघुवंशम, कुमार संभवम, ये 2 महाकाव्य हो गए। खंड काव्य में मेघदूत और ऋतुसंहार, ये 2 खंड काव्य हो गए। चलिए कुछ और, जैसे कि फैक्ट टेंस से रिलेटेड, जैसे प्रथम अंग्रेजी में अनुवादित इनका ग्रंथ कौन सा माना जाता है? तो प्रथम अंग्रेजी में अनुवादित ग्रंथ है अभिज्ञान शाकुंतलम। ये संस्कृत की पहली रचना मानी जाती है, मतलब इनकी संस्कृत की पहली रचना मानी जाती है, इसका अंग्रेजी अनुवाद हुआ है। ठीक है, और किसने किया है? सर विलियम जोन्स ने। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शाकुंतलम जो ग्रंथ है अभिज्ञान शाकुंतलम, इसका अंग्रेजी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया? तो सर विलियम जोन्स के द्वारा, है ना। फर्स्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन Abhigyan Shakuntalam was the first Sanskrit work translated in English by Sir William Jones. इनकी तुलना जो की जाती है जर्मन कवि गेटे के साथ की जाती है। अभिज्ञान शाकुंतलम की अत्यधिक प्रशंसा जर्मन कवि गेटे ने की है ना। गेटे जर्मन कवि हैं, जर्मन पोइट गेटे हाईली प्रेस्ड अभिज्ञान शाकुंतलम। विशेषता क्या है? तो इनके जितने भी ग्रंथ इन्होंने लिखे हैं उसमें अनुभूति की प्रधानता है एवं प्रकृति का अनुपम चित्रण इनके द्वारा किया गया है। साइलेंट फीचर क्या है? डोमिनेंस ऑफ इमोशंस एंड एक्सक्यूसिट डेपिक्शन ऑफ नेचर। प्रभाव की बात करें तो कुछ विद्वान इनके जो नाटक हैं, है ना, उन नाटकों में जो संस्कृत नाटककार हैं अश्वघोष, उनसे प्रभावित मानते हैं कि अश्वघोष के नाटकों का प्रभाव इनके नाटकों पर ज्यादा देखने को मिलता है। ये कुछ फैक्ट थे कालिदास से रिलेटेड। इसके बाद आते हैं भर्तरी। ठीक है, भर्तरी की बात करें तो इनका संबंध मध्य प्रदेश के उज्जैन से लगाया जाता है। ये उज्जैन के राजा माने जाते हैं। इनके बारे में एक कहानी भी है, वो कहानी आप सभी ने सुनी होगी, हम उस पर भी चर्चा करेंगे। कुछ थोड़ा सा व्यक्तिगत एवं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, पर्सनल एंड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इनका देख लेते हैं। जैसे कि इनकी एक उपाधि हमें मिलती है पद वाक्य प्रमाणज्ञ। क्या टाइटल मिलता है? पद वाक्य प्रमाणज्ञ, है ना। मेनली व्याकरण, न्याय एवं मीमांसा के विद्वान जो माने जाते हैं ना। स्कॉलर ऑफ ग्रामर, लॉजिक एंड मीमांसा। संबंध कहां से है इनका? तो उज्जैनी के जो राजा एवं उज्जैनी के ये राजा स्वयं थे एवं राजा विक्रमादित्य के बड़े भाई थे। ये जानकारी प्रबंध चिंतामणि से हमें प्राप्त होती है, अकॉर्डिंग टू प्रबंध चिंतामणि, है ना। अकॉर्डिंग टू प्रबंध चिंतामणि ही वाज द किंग ऑफ उज्जैनी एंड द एल्डर ब्रदर ऑफ किंग विक्रमादित्य एज पर प्रबंध चिंतामणि। ठीक है, तो उज्जैन के ये राजा रहे हैं भर्तरी। इनकी एक कहानी है, उज्जैन के ये बहुत बड़े शासक रहते हैं। इनकी 2 रानियां रहती हैं, खूबसूरत रानियां रहती हैं। बाद में ये एक पिंगला नामक जो स्त्री होती है उसके प्रेम में पड़ जाते हैं, उसके रूप पर मोहित हो जाते हैं और उससे विवाह कर लेते हैं। ठीक है, और पिंगला से बहुत प्रेम करते थे। इनकी जो पत्नी थी, रानी थी पिंगला, बहुत प्रिय थी इनको। अब उसके ऊपर बहुत ज्यादा आसक्त रहते हैं राजा भर्तरी। इनके छोटे भाई रहते हैं विक्रमादित्य, ये छोटे भाई हैं, वही गर्दविल वंश के राजा हैं, राजा विक्रमादित्य। ठीक, जो शकों को पराजित करेंगे और एक संवत विक्रम संवत प्रारंभ करेंगे 58 ईसा पूर्व में। तो वही 58 ईस्वी में, तो वही आपके विक्रम संवत वाले उज्जैन के जो शासक हैं विक्रमादित्य, उन्हीं की बात यहाँ पर हो रही है। उनके जो बड़े भाई थे और उज्जैन के राजा थे राजा भर्तरी। पिंगला जो थी उसके रूप पर मोहित थे, आसक्त थे, उससे बहुत प्रेम करते थे। इनकी पत्नी थी, रानी थी पिंगला। अब स्टोरी कुछ इस तरीके से होती है कि पिंगला जो थी उनका अफेयर जो है वो उनके एक कर्मचारी के साथ, इनका एक सैनिक या सेनापति जो भी होता है उसके साथ उसका अफेयर हो जाता है पिंगला का। राजा को लगता है कि मेरी पत्नी बहुत वफादार है, लेकिन पिंगला का अफेयर उसके साथ चलता है। ये बात इनके छोटे भाई विक्रमादित्य को पता चल जाती है ना। और ये विक्रमादित्य इससे पहले कि अपने बड़े भाई राजा भर्तरी को, अपने बड़े भाई को अपनी भाभी और उनका जो संबंध चल रहा है जिसके भी साथ, उसके बारे में कुछ बताएं, उसके पहले ही पिंगला अपने पति मतलब राजा भर्तरी को ये कहती है कि आपके छोटे भाई की जो है गंदी नजर मुझ पर है, मतलब वो मुझे गंदी नजर से देखता है। इससे उज्जैनी के जो राजा है भर्तरी वो क्रोधित हो जाते हैं और अपने छोटे भाई को देश निकाला दे देते हैं। तो ये राजा विक्रमादित्य जो बाद में उज्जैन के राजा बनेंगे, क्योंकि भर्तरी बाद में संन्यास ले लेंगे तो विक्रमादित्य राजा बनेंगे, तो विक्रमादित्य को देश निकाला दे दिया जाता है। और जब विक्रमादित्य को देश निकाला दे दिया जाता है तो फिर पिंगला स्वतंत्र हो जाती है वो सेनापति के साथ। लेकिन विक्रमादित्य जो होते हैं वो भर्तरी के एक और राजा होते हैं, सॉरी सेनापति होते हैं इनके भर्तरी के, जो बहुत विश्वास पात्र होते हैं और वो सब कुछ जानते थे। तो वो विक्रमादित्य से मिलते हैं, इनके छोटे भाई से मिलते हैं और कहते हैं कि मुझे सारी वास्तविकता पता है। और जब वो चर्चा करते हैं तो फिर वो एक क्या करते हैं, चाल चलते हैं, मतलब एक तरीका निकालते हैं कि कैसे तो भी पिंगला की जो सच्चाई है वो राजा भर्तरी के सामने लाई जाए। तो इसको लेकर के एक षड्यंत्र रचा जाता है और फिर एक
उसको साधु वेश में एक व्यक्ति को, मतलब एक साधु रूप में एक व्यक्ति को राजा के दरबार में भेजा जाता है। वो राजा, चूंकि भर्तरी जो है वो हालांकि पिंगला पर आसक्त थे, भोग विलास में रहते थे, लेकिन वो साधु संतों का सम्मान भी करते थे। तो वो राजा भर्तरी के दरबार में जाते हैं। जब राजा भर्तरी के दरबार में जाते हैं तो राजा भर्तरी पूछते हैं कि भाई क्या आप मतलब सेवा पानी कर सकते हैं। तो जो भी संत रहते हैं वो उनको एक एप्पल देते हैं, एग्जैक्ट जो भी कहानी होगी उसमें वो राजा भर्तरी को एक सेब देते हैं, एप्पल देते हैं, और कहते हैं कि जो भी इस एप्पल को, सेब को खाएगा वो आजीवन जो है वो जवान बना रहेगा, उसको कभी बुढ़ापा नहीं आएगा। कहानी उस सेब पे आके अटक जाती है। अब राजा भर्तरी जो है वो बात एप्पल ले लेते हैं और उस विद्वान को, जो संत होता है, उसको वो जो है वो इनाम विनाम देते हैं, दक्षिणा देते हैं और विदा करते हैं। अब राजा भर्तरी सोचते हैं कि मेरे को इस सेब की क्या जरूरत है, मैं तो अपनी पत्नी पिंगला से प्रेम करता हूँ, रानी पिंगला पर मेरी आसक्ति ज्यादा है, उनसे मैं बहुत प्रेम करता हूँ, तो क्यों ना ये सेब फल मैं किसको, रानी पिंगला को दे दूं। वो जीवन भर जवान रहेंगी और मैं जीवन भर जो है वो प्रेम करता रहूंगा उनसे। तो वो रानी पिंगला को दे देते हैं। पिंगला प्रेम करती थी सेनापति से, ठीक है, तो पिंगला जो है वो सेब किसको दे देती है, सेनापति को दे देती है। सेनापति जो है उसका अफेयर चल रहा होता है, जो उस वहां एक दासी रहती है उसके साथ उसका अफेयर चल रहा होता है, तो सेनापति उस दासी को दे देता है। वो जो दासी होती है, ठीक है, वो दासी क्या बोलते हैं उसको, वो सेब जो है वो चूंकि वो दासी ईमानदार रहती है, तो वो दासी ये सोचती है कि नहीं यार, इस सेब की जरूरत तो हमारे राजा को है, क्योंकि हमारे जो राजा हैं भर्तरी बहुत महान राजा हैं, तो क्यों ना ये सेब मैं वापस, मतलब उसको नहीं पता कि राजा के पास से ही आया है, क्यों ना मैं ये सेब अपने राजा को दे दूं, ताकि हमारे राजा जो है जीवन भर जवान बने रहें, है ना, और कभी बूढ़े ना हो, और उज्जैन मतलब हमारा जो क्षेत्र है वो ऐसे ही उनके शासन के अधीन समृद्धशाली बना रहे, सुखपूर्वक जनता जीती रहे। तो वो दासी फाइनली सेब वापस किसको ला के दे देती है, उज्जैन के राजा भर्तरी को लाके दे देती है। अब वो सेब जो उज्जैन के राजा भर्तरी ने पिंगला को दिया था, तो वो सेब वापस घूम के किसके पास आता है, भर्तरी जी के पास आ जाता है। और जब भर्तरी जी के पास आता है तब फिर पूरी बात खुल जाती है। वो पूछते हैं उस दासी से कि तुम्हारे पास कैसे आया, तो वो बताती है मुझे सेनापति ने दिया। सेनापति से जब पूछते हैं तो सेनापति बताता है कि भाई, पूरी बात खुल जाती है और पिंगला की सच्चाई सामने आ जाती है। जब ये सच्चाई सामने आती है तो उसके पश्चात फिर राजा भर्तरी जो है वो सब कुछ त्याग देते हैं, राजपाट अपने छोटे भाई को वापस बुलाते हैं, विक्रमादित्य को, क्योंकि विक्रमादित्य ने सच्चाई सामने लाने के लिए ये चीज रची हुई थी। वो सेब खाने से कोई जवान नहीं होने वाला था, लेकिन वो एक तरीका था कि कैसे तो भी सच्चाई सामने आए। वो सच्चाई सामने आ जाती है। हालांकि भर्तरी नहीं मानते और वो संन्यास ले लेते हैं, संन्यास ग्रहण कर लेते हैं। उसके बाद उज्जैन में उनके छोटे भाई विक्रम या विक्रमादित्य जो है वो शासक बनते हैं। तो ये पूरी कहानी है, इसीलिए इन्हें उज्जैनी का राजा भी कहा जाता है। पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कवि जो है वो उज्जैन के शासक रहे हैं, तो भर्तरी जो है वो उज्जैन के राजा रहे। ठीक है, त्याग क्यों किया, क्योंकि रानी पिंगला के कारण राजपाट त्याग देते हैं और वैराग्य धारण कर लेते हैं। रिनंशिएशन क्या है, तो रिनाउंस्ड किंगशिप ड्यू टू क्वीन पिंगला एंड एडॉप्टेड एस्थेटिक लाइफ। ठीक है, धार्मिक मत की बात करें तो ये मेनली बाबा गोरखनाथ के शिष्य माने जाते हैं। उस समय बाबा गोरखनाथ का प्रभाव ज्यादा था, तो उनको अपना ये मानते हैं गुरु। रिलीजियस बिलीफ कंसीडर्ड एज अ डिसिपल ऑफ बाबा गोरखनाथ। लोक प्रचलित नाम की बात करें तो इन्हें मध्य प्रदेश में भर्तहरि कहा जाता है। हालांकि भर्तहरि जो इनका नाम है उसका जो बिगड़ा हुआ स्वरूप है भर्तहरि हो जाता है ना। पॉपुलर नेम नोन एज द भर्तहरि इन फोक ट्रेडिशन। अब इनकी प्रमुख साहित्यिक रचनाओं की बात करें तो इन्होंने मेनली जो है वो शतक काव्य की रचना की है, और इन्होंने 3 शतक काव्य लिखे हैं जिन्हें शतक त्रयी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, शतक त्रयी। ठीक है, तो शतक त्रयी, त्रयी मतलब 3 शतक लिखे हैं इन्होंने। और ये 3 शतक काव्य कौन कौन से हैं, तो एक है श्रृंगार शतक, एक है नीति शतक और एक है वैराग्य शतक। ठीक, तो इनके 3 ग्रंथों में कुल लगभग 300 स्वतंत्र श्लोक मिलते हैं। दीज 3 वर्क टुगेदर कंटेन अबाउट 300 इंडिपेंडेंट वर्सेस। पहला इनका श्रृंगार शतक। श्रृंगार शतक में इन्होंने नारी सौंदर्य, ऋतुओं के अनुसार प्रेम, काम भावनाओं का सूक्ष्म विश्लेषण किया है ना। श्रृंगार शतक में डेलिकेट एनालिसिस ऑफ फेमिनाइन ब्यूटी, सीजनल लव एंड एरोटिक इमोशंस। ठीक है, जो इनका अनुभव रहा व्यक्तिगत जीवन का, उसी अनुभव पर ये आधारित है। इसके बाद इन्होंने नीति शतक की बात की। इसमें विद्या, सज्जनता, विवेकपूर्ण आचरण एवं भोगवाद का विरोध किया है। नीति शतक में नॉलेज, मॉरल कंडक्ट, विजडम एंड क्रिटिसिज्म ऑफ मटेरियलिज्म की बात की है। और उसके बाद वैराग्य शतक में आत्मा का परमात्मा से मिलन तथा ज्ञान से प्राप्त शाश्वत शांति की बात की है। वैराग्य शतक में यूनियन ऑफ सोल विद द सुप्रीम एंड एटर्नल पीस थ्रू नॉलेज।
तो ये तीन इन्होंने काव्य लिखे हैं और आप देखेंगे श्रृंगार, नीति और वैराग्य शतक। पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन से जो कवि हैं, लेखक हैं, उन्होंने शतक काव्य की रचना की है। ठीक है, या फिर तीन ये नाम हो सकती हैं और एक और कोई और नाम हो सकता है। क्लियर है? तो पूछ सकता है कि भाई भर्तरी का निम्नलिखित में से कौन सी रचना भर्तरी की नहीं है। तो श्रृंगार शतक है, नीति शतक है और वैराग्य शतक है। ठीक है, यदि हम बात करें इनकी और रचनाओं की तो कुछ व्याकरणिक रचनाएं भी मिलती हैं व्याकरण एवं शब्द विज्ञान के ऊपर, जैसे कि इन्होंने महाभाष्य टीका लिखी हुई है, वाक्य पदीय नामक एक रचना है इनकी, और एक शब्द धातु समीक्षा, ये भी इनकी रचनाएं मानी जाती है। ठीक है, यदि हम बात करें तो हमें भर्तरी की गुफाएं कहाँ मिलती हैं? उज्जैन में मिलती हैं एवं बनारस के निकट, दोनों जगह हमें भर्तरी की गुफाएं प्राप्त होती हैं। ठीक है, उज्जैन में जब हम जाते हैं तो वहाँ भर्तरी की गुफाएं हैं, आप जा सकते हैं, पर्सनली देख के आ सकते हैं। भर्तरी केव्स आर लोकेटेड नियर उज्जैन एंड बनारस। इनके समाधि स्थल की बात करें तो इनका समाधि स्थल राजस्थान में सारिस्का नामक जगह पे स्थित है ना। सारिस्का वहां पर एक वन्यजीव अभ्यारण्य भी है ना। तो समाधि साइट कहाँ है? हिज टॉम्ब इज लोकेटेड एट सारिस्का, राजस्थान। शैलीगत विशेषता की बात करें, इनका जो लेखन शैली है, स्टाइलिस्टिक फीचर क्या है इनका? तो एक श्लोकी मुक्तब काव्य जो है इन्होंने यूज किया है, एक श्लोकी शैली के श्रेष्ठतम कवि माने जाते हैं, रिगार्डेड एज द फाइनेस्ट पोइट ऑफ, एक श्लोकी मुक्तक पोइट्री या मुक्तक काव्य के फाइनेस्ट पोइट माने जाते हैं। चलिए, इसके बाद आते हैं भभूति। ठीक है, तो ये हो गए भर्तरी। भर्तरी से रिलेटेड जितने भी फैक्ट थे इंपॉर्टेंट वो सारे हमने कवर किए। अब बात करेंगे दूसरे जो प्राचीन कालीन, तीसरे जो महत्वपूर्ण प्राचीन कालीन मध्य प्रदेश के साहित्यकार हैं, भवभूति। भवभूति की बात करें तो ये संस्कृत के मूर्धन्य रूपकार, रूपककार माने जाते हैं। मतलब रूपक एक तरीका होता है लिखने का, रूपक कवि है। ठीक, इंट्रोडक्शन की बात करें, एमिनेंट ड्रामाटिस्ट ऑफ संस्कृत लिटरेचर। व्यक्तिगत विवरण की बात करें तो इनका वास्तविक नाम श्रीकंठ है, ये याद कर लेना क्योंकि ये प्रोमिनेंट हमारा एक क्या है, डायमेंशन निकल के आया था, वास्तविक नाम पूछ रहे हैं। तो भवभूति का वास्तविक नाम क्या है? श्रीकंठ। ठीक है, पिता का नाम नीलकंठ, माता का नाम जानकर्णी, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वास्तविक नाम याद रखना। इनका वास्तविक नाम क्या है? श्रीकंठ। श्रीकंठ। पर्सनल डिटेल्स की बात कर, ओरिजिनल नेम श्रीकंठ, बाकी आप याद रखना चाहो तो रख सकते हो, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं। इनके गुरु की बात करें तो ज्ञाननिधि एवं कुमारिल भट्ट, ये इनके गुरु रहे हैं, ज्ञानानिधि एंड कुमारिल भट्टा। राजाश्रय की बात करें तो ये किस राजा के दरबार में रहे? तो कन्नौज जो नरेश थे यशोवर्मन, उनके आश्रित कवि माने जाते हैं। ठीक है, कन्नौज में जो गुर्जर प्रतिहार जो राजवंश था उसमें यशोवर्मन जो शासक थे उनके दरबारी विद्वान थे। रॉयल पेट्रोनेज की बात करें तो पेट्रोनाइज्ड बाय किंग यशोवर्मन ऑफ कन्नौज डायनेस्टी। उपाधि की बात करें तो इनकी तुलना जो है वो मिल्टन से की जाती है, कंपेयर टू मिल्टन। यूरोपियन जो है वो एक लेखक है, पोइट है, उनसे इनका कंपैरिजन किया जाता है मिल्टन के साथ। प्रमुख नाटक रचनाएं इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। मालती माधव पूछी गई है, पीवाईक्यू है आपका। मालती माधव, ये मालती एवं माधव के ऊपर लिखी गई है, उनकी प्रेम कहानी है। उज्जैन के मंत्री का पुत्र होता है माधव, है ना, और मालती के साथ उसकी प्रेम कथा है। 10 अंक हैं और ये मेनली उत्तेजनात्मक घटनाओं की बात की गई है इसमें, मतलब इंटेंस ड्रामेटिक सिचुएशंस इसमें जो है वो एक्सप्लेन की गई है। ठीक है, मालती माधवा, लव स्टोरी ऑफ मालती एंड माधवा सन ऑफ उज्जैन मिनिस्टर, 10 एक्ट्स विथ इंटेंस ड्रामेटिक सिचुएशन। ठीक है, मालती माधव हो गया। दूसरा है महावीर चरित। महावीर चरित है ना, ये महावीर चरित रामायण पर आधारित है। राम के प्रारंभिक जीवन का वर्णन किया गया है। बेस्ड ऑन द रामायण डिपिक्ट्स अर्ली लाइफ ऑफ लॉर्ड रामा। महावीर चरित किस पर आधारित है? भगवान राम। और उसके बाद उत्तर रामचरित की बात करें तो उत्तर रामचरित में सीता जी का जो निर्वासन काल है वाल्मीकि जी के आश्रम में जब वो रहेंगी, है ना, और भगवान राम के राज्याभिषेक तक की, सॉरी निर्वासन काल मतलब आपके क्या बोलते हैं उनको, रावण ले जाएगा और बाकी सारी चीजें हैं। अच्छा, उत्तर रामचरित है ना, तो निर्वासन काल जब सीता जी जो है वो वहां से चली जाएंगी अयोध्या से और लवकुश का जन्म होगा वाल्मीकि जी के आश्रम में, वो सारी कहानी उत्तर रामचरित में वर्णन की गई है ना। भभूति की सर्वश्रेष्ठ कृति मानी जाती है और करुण रस प्रधान है ये ग्रंथ। उत्तर रामचरित, स्टोरी फ्रॉम सीतास एक्साइल टू रामास कॉरोनेशन, रिगार्डेड एज भभूतिस ग्रेटेस्ट वर्क, डोमिनेटेड बाई करुणा रस। करुण रस प्रधान है, मतलब इसमें करुणा जो है वो कंपैशन की बात ज्यादा आती है। इसके बाद आते हैं अगले कवि बाणभट्ट। ठीक है, तो ये हो गए आपके भभूति। 3 महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, मालती माधव, महावीर चरित और उत्तर रामचरित। चलिए, अब
प्राचीन कालीन जो साहित्यकार हैं उनमें बाणभट्ट ये महत्वपूर्ण साहित्यकार हैं और अंतिम साहित्यकार हैं प्राचीन कालीन मध्य प्रदेश के साहित्यकारों में। इनका जो काल हम सभी को पता है 7वीं शताब्दी के आसपास माना जाता है। राजा हर्षवर्धन जो वर्धन वंश के राजा थे, हर्षवर्धन उनके राज्याश्रित कवि थे। जन्म माना जाता है कि सोन नदी के किनारे प्रीतिकूट नामक ग्राम में मिलता है। साथ ही साथ हम लोगों ने देखा था कि इनका जन्म जो है मध्य प्रदेश के सीधी जिले के चंद्रह के निकट भी माना जाता है। तो हो सकता है संभवतः जो प्रीतिकूट जो ग्राम है मध्य प्रदेश के सीधी जिले में जो चंद्रे नामक एक जगह है उसके निकट हो सकता है। ठीक है। राजाश्रय तो वर्धन वंश के राजा हर्षवर्धन के दरबारी लेखक थे। बिलीव्ड टू बी बॉर्न नियर चंद्र इन सीधी डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। कोर्ट पोइट थे जो किसके, किंग हर्षवर्धन के। ठीक है। साहित्य जगत में इनको वनांचल का केसरी कहा जाता है। ठीक है। इनका एक उपनाम क्या मिलता है साहित्य जगत में, इन्हें वनांचल का केसरी कहकर संबोधित किया जाता है। लॉयन ऑफ द लिटरेरी फॉरेस्ट, शब्दों का शिल्पी भी कहते हैं, आर्किटेक्ट ऑफ द वर्ड्स इन्हें कहा जाता है। इनकी जो शैली है ये गद्य लेखन में पांचाली रीति एवं अत्यंत आलंकारिक शैली में ये लेखन करते हैं। यूज ऑफ पांचाली रीति एंड हाईली ऑर्नामेंटल प्रोज स्टाइल इनका रहता है, लिखने का तरीका जो है इनका। ठीक, बात करें इनकी रचनाओं की, हालांकि इतिहास जब हम लोगों ने पढ़ा था, वर्धन वंश पढ़ा था, तो वहां बाणभट्ट की जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं उनको हम पहले ही पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी यहाँ एक बार चर्चा करेंगे इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं और उनके विवरण की बात करें। वर्क एंड की डिटेल्स, तो हर्षचरित की बात करें तो हर्षचरित जो वर्धन वंश के राजा हैं हर्षवर्धन उनके जीवन पर आधारित ग्रंथ है हर्षचरित। ठीक है। यह ऐतिहासिक ग्रंथ है जो गद्य में लिखा गया है और एक प्रकार से कह सकते हैं कि हर्षवर्धन की क्या है, आत्मकथा। ठीक है। हर्षचरित हिस्टोरिकल प्रोज वर्क बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ हर्षवर्धन, इंक्लूड्स ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स। इसके बाद आती है दूसरी महत्वपूर्ण रचना कादम्बरी, ये भी पूछी जा चुकी है। ये विश्व का प्रथम उपन्यास भी माना जाता है ना। कादम्बरी कंसीडर्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट नॉवेल। ठीक, क्या है इसमें, तो इसमें मेनली शुक और शावक के माध्यम से जटिल कथा का वर्णन किया गया है। कॉम्प्लेक्स नैरेटिव टोल्ड थ्रू अ पैरेट एंड इट्स ऑफ स्प्रिंग। इसके बाद आता है पार्वती परिणय, नाम से ही समझ में आ रहा होगा, पार्वती परिणय मतलब विवाह। ठीक है। परिणय सूत्र में बांधा जाता है ना, तो पार्वती परिणय तो बाणभट्ट की प्रामाणिक रचनाओं में से एक मानी जाती है और माता पार्वती और शिव के विवाह से रिलेटेड है। जो पार्वती जी तपस्या करती हैं भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए, तो वो है पार्वती परिणय, वन ऑफ द ऑथेंटिक वर्क्स ऑफ बाणभट्ट। इसके बाद अगली रचना है चंडी शतक। ये चंडी मतलब माता जो है उनके ऊपर है आपका, तो बाणभट्ट द्वारा रचित एक महत्वपूर्ण काव्य है चंडी शतक, एन इंपोर्टेंट पोएटिक कंपोजिशन बाय बाणभट्ट। और इसके बाद आता है मुकुट ताड़ितक, ये बाणभट्ट की अन्य प्रमुख रचनाओं में शामिल है। तो इनकी रचनाएं याद रखना, हर्षचरित, कादम्बरी, पार्वती परिणय, चंडी शतक और मुकुट ताड़ितक। मुकुट ताड़ितक, चंडी शतक, पार्वती परिणय, कादम्बरी एंड हर्षचरित। उज्जैन का वर्णन मिलता है कहां पर, इनकी कादम्बरी में। उज्जैन के निवासियों को इन्होंने कौटियाधीश, करोड़पति कहकर संबोधित किया है ना। इन कादम्बरी ही क्या बोलते हैं, डिस्क्राइब द पीपल ऑफ उज्जैन एज कोटियाधीश, मिलियनियर्स। ठीक है, करोड़पति कहा है। इसके बाद धार्मिक संदर्भ की बात करें तो इन्होंने उज्जैन के लोगों को सूर्य का उपासक बताया। इनकी जो रचना है कादम्बरी, इसमें इन्होंने जो पीपल ऑफ उज्जैन है उन्हें वर्शिपर ऑफ सन कहा है। कथा पात्र की बात करें तो मुख्य पात्र राजा चंद्रापीड़ एवं नायिका कादम्बरी है, मतलब कादम्बरी में राजा चंद्रापीड़ एवं नायिका कादम्बरी जो है इनके ऊपर ये ग्रंथ लिखा गया है। ये हो गए आपके प्राचीन कालीन जो साहित्यकार हैं मध्य प्रदेश के वो। इसके बाद हम मध्यकालीन साहित्यकारों की बात करेंगे। मध्यकालीन साहित्यकारों में सबसे पहले आते हैं आचार्य केशव दास। यहाँ से हम देखेंगे रीतिकाल वाले कवि ज्यादा आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, केशव दास, यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं, इसलिए जो इंपॉर्टेंट भी है ना, महत्वपूर्ण है हमारे लिए, क्योंकि कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। जन्म की बात करें तो इनका जन्म 1555 ईस्वी के आसपास माना जाता है। कहाँ पर, ओरछा, मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले के अंतर्गत आता है ओरछा, वहां पर ये सनाट ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म होता है। बर्थ कब हुआ, 1555 एडी में। प्लेस कहाँ है, ओरछा, सनाट ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करते थे। राजाश्रय की बात करें, रॉयल पेट्रोनेज, तो ये पूछा गया क्वेश्चन है भाई किसके जो है वो राज दरबार में ये कवि थे, तो ये ओरछा के जो राजा थे राम सिंह, उनके भाई हैं इंद्रजीत सिंह, उनके दरबारी कवि माने जाते हैं। कोर्ट पोइट ऑफ इंद्रजीत सिंह, ब्रदर ऑफ द ओरछा रूलर राम सिंह। उपाधियों की बात करें तो इन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है, मतलब जो काव्य है ना लिखा है इन्होंने, जो पोइट लिखा है, टेक्स्ट लिखे हैं, उन्हें समझना बहुत मुश्किल है, तो कठिन काव्य का प्रेत इनको कहा जाता है। और हृदयहीन कवि कहा जाता है। हृदयहीन कवि का मतलब यह है कि बिल्कुल दिल बाहर निकाल के रखते थे, उसके बाद लिख देते थे चीजों को, तो क्लिष्ट काव्य शैली के कारण इन्हें हृदयहीन कवि कहा जाता है। घोस्ट ऑफ डिफिकल्ट पोइट्री एंड हार्टलेस पोइट ड्यू टू कॉम्प्लेक्स स्टाइल।
रीतिकाल के प्रवर्तक माने जाते हैं। रीतिकाल मतलब आप देखेंगे तो हिंदी साहित्य में अलग अलग काल चलते हैं एग्जैक्टली तो जो हिंदी लिटरेचर से होंगे उनको ज़्यादा पता होगा। फिर भी रीतिकाल आप ऐसे कह सकते हैं कि एक रीति ऐसी चली कि जो दरबारी विद्वान होते थे, मतलब उस समय जो राज दरबार होते थे, उन राज दरबारों में राज्य की संरक्षण प्राप्त जो कवि होते थे, तो वो एक प्रकार से जो राजा होते थे या उनका जो राजवंश होता था, तो उनके कह सकते हैं कि उनकी उपलब्धियों को, उनकी प्रशंसा में चीज़ों को ज़्यादा लिखते थे, है ना। तो उसे रीतिकाल कहा जाता है। एक रीति सी बन गई थी। तो इस काल का जो भी साहित्य मिलेगा उसमें आपको विभिन्न राजा के राज दरबारों में जो विद्वान हैं, कवि हैं, लेखक हैं, वो इसी तरीके के ग्रंथों को लिखते हुए मिलेंगे कि वो किसी राजा की प्रशंसा में, उपलब्धियों में, है ना, उसके ऊपर लिखा गया है। तो रीतिकाल के प्रवर्तक माने जाते हैं, फाउंडर ऑफ रीतिकाल माने जाते हैं। हिंदी साहित्य में रीतिकालीन आचार्यत्व का प्रारंभ इन्होंने किया, इनिशिएटेड द रीति ट्रेडिशन इन हिंदी लिटरेचर। भाषा की बात करें तो बुंदेली मिश्रित ब्रज भाषा से रिलेटेड है। लैंग्वेज बुंदेली मिक्स्ड ब्रज भाषा इनके साहित्य की रही है। अब बात करते हैं इनकी प्रमुख रचनाओं की। रचनाएं पूछी जाती हैं, रेगुलर पूछी जाती हैं, तो सारी रचनाएं इंपॉर्टेंट हैं। रामचंद्रिका की बात करें, पहली प्रोमिनेंट जो रचना है इनकी रामचंद्रिका। रामचंद्रिका ये किस पर आधारित है? तो राम कथा पर आधारित है। नाम से समझ में आ रहा होगा, है ना। संवादात्मक एवं वक्रोक्ति शैली में, बेस्ड ऑन द स्टोरी ऑफ रामा, रिटन इन डायलॉगिक एंड वक्रोक्ति स्टाइल। फिर बात करें कवि प्रिया की, दूसरी रचना है इनकी कवि प्रिया, है ना। कवि प्रिया अलंकारों का निरूपण इसमें मिलता है। राय प्रवीण को शिक्षा देने हेतु रचित है। राय प्रवीण एक्चुअल में ये जो राजा थे, जिस राजा के दरबार में इंद्रजीत सिंह थे, उनके दरबार में ये विद्वान थे। तो इंद्रजीत जो थे उनकी एक गणिका थी। गणिका मतलब आप कह सकते हैं उनकी दासी, एक प्रकार से कह सकते हैं। तो गणिका थी, उस गणिका को कुछ सिखाना था, इनको शिक्षा देनी थी। तो वो शिक्षा देने के लिए इन्होंने इस ग्रंथ की रचना की, कवि प्रिया। तो ट्रिटाइज ऑन फिगर्स ऑफ स्पीच कंपोज टू इंस्ट्रक्ट राय प्रवीण। तो राय प्रवीण मेनली क्या है? गणिका है, ठीक है। एक गणिका को शिक्षा देने के लिए ग्रंथ जो है वो लिखा जाता है। फिर आती है रसिक प्रिया, है ना। विभिन्न रसों का विवेचन है, जो हम लोग रस प्रधान जो ग्रंथ होते हैं, ठीक है। तो रसों का विवेचन है। हिंदी साहित्य में आपने रस पढ़े होंगे, तो एक्सप्लेनेशन एंड एनालिसिस ऑफ पोएटिक रसास। फिर आती है विज्ञान गीता। विज्ञान गीता मेनली आध्यात्मिक एवं दार्शनिक विषय है पर आधारित है। विज्ञान गीता स्पिरिचुअल एंड फिलोसॉफिकल थीम्स पर आधारित है। इसके अलावा इनकी और रचनाएं मिलती हैं। प्रशस्ति ग्रंथ है। प्रशस्ति ग्रंथ मतलब प्रशंसा में लिखे गए, जो रीतिकाल की हम बात करते हैं ना, राजाओं की प्रशंसा में ज्यादा ग्रंथ मिलेंगे इस काल में। तो प्रशस्ति ग्रंथ है वीर सिंह देवचरित, जहांगीर जस चंद्रिका और रतन बावनी, है ना। यूलॉजिस्टिक वर्क्स की बात करें तो वीर सिंह देवचरित, जहांगीर जस चंद्रिका और रतन बावनी, ये इनके कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। देखो इसमें याद करने का तरीका क्या है? तो प्रिया नाम से, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, ठीक है, ये हो गए रामचंद्रिका। बाकी ये क्या बोलते हैं इसको, रतन बावनी, जहांगीर जस चंद्रिका, वीर सिंह देवचरित। अब क्या है ये जो पार्ट है आपका लिटरेचर वाला, अब इसमें याद कैसे होगा? तो इसके लिए एक ही तरीका है, आप ट्रिक बना करके इनको याद करें, सीधी सी बात है। और ट्रिक आप अपने हिसाब से बनाएं, मैं कोई ट्रिक बनवाऊंगा उससे, ठीक है। हो सकता है आपको याद ना रहे। हालांकि मैं प्रयास कर रहा था ट्रिक बनाने की, लेकिन चूंकि क्लास लेनी थी तो ट्रिकें बन नहीं पाई, ठीक। तो ट्रिक्स आपको पर्सनली ग्रुप में मैं अपने हिसाब से बना के सेंड कर दूंगा, उसमें आप कुछ मॉडिफाई करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से किसी एक उसके ऊपर आप ट्रिक बनाते चलें। कई सारे जो है वो लेखक हैं, तो ट्रिक के माध्यम से आपको याद हो जाएंगी, ठीक है ना। 2-4 बार पढ़ लेंगे पहले पूरा पूरा, उसके बाद ट्रिक के माध्यम से इनकी रचनाओं को आप याद कर सकते हो। यहाँ ट्रिक बहुत काम आएगी, रचनाओं को याद करने में ट्रिक बहुत काम आएगी। हालांकि ट्रिक्स मार्केट में बुक्स जो मिलती हैं उनमें मिल जाती हैं आपको, लेकिन अपने हिसाब से बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छे से याद रख पाएंगे। तो ये हो गए आपके कौन? आचार्य केशव दास। इसके बाद दूसरे महत्वपूर्ण मध्यकालीन कवि आते हैं कवि पद्माकर। कवि पद्माकर की बात करें तो इनका मूल नाम, वास्तविक नाम क्या है? प्यारेलाल। याद रखना, ओरिजिनल नेम प्यारेलाल है, और इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना। वास्तविक नाम क्या है इनका? प्यारेलाल। तो वास्तविक नाम याद रखना इनका प्यारेलाल, ठीक है। जन्म 1753 ईस्वी में मध्य प्रदेश के सागर में, जन्म स्थान भी पूछा जा रहा है। कुछ स्त्रोत बांदा उत्तर प्रदेश भी बताते हैं, चूंकि अब डिस्प्यूटेड है तो नहीं पूछा जाएगा, पर पारंपरिक परंपरा सागर से जुड़ी मानी जाती है। बॉर्न ऑन इन द ईयर 1753, है ना। बर्थ प्लेस क्या है? सागर मध्य प्रदेश। सम सोर्सेज मेंशन बांदा यूपी, बट फैमिली रूट्स आर डीपली लिंक्ड विद सागर।
पारिवारिक उपाधि, इनको फैमिली में क्या कहकर तो कवीश्वर कहा जाता था। पारिवारिक उपाधि का मतलब यह है कि भाई परिवार वाले इनको क्या कहकर बुलाते थे, तो इनको कवीश्वर कह के बुलाते थे। परिवार के सभी सदस्य विद्वान एवं कवि थे। मतलब ये जिस परिवार से आते थे कवि पद्माकर, वो पूरा परिवार ही विद्वानों एवं कवियों का, लेखकों का परिवार था। पिता मोहनलाल भट्ट बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। इनका निधन कानपुर में गंगा के तट पर होता है 1833 ईस्वी में। इनकी रचनाएं इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। यदि हम रचनाओं की बात करें तो ये अलग अलग राजाओं के काल में भी रहे हैं। तो पहले किस राजा के राज काल में रहे उनको देख लेते हैं ना, राज्याश्रय एवं उस दौरान लिखी गई कृतियों की बात करें, रॉयल पैट्रोनेज एवं उस ड्यूरेशन में कौन सा इन्होंने ग्रंथ लिखा, उस पर चर्चा कर लेते हैं। अनूपगिरी गोसाई नामक ग्रंथ, जो अनूपगिरी जो गोसाई है यहाँ पर रहे, बांदा उत्तर प्रदेश में। हिम्मत बहादुर विरुदावली नामक ग्रंथ की रचना इन्होंने की। मतलब जो ये क्या है, राजा है ना, जिन्होंने इनको राजकीय संरक्षण दिया वो है। इसके बाद रघुनाथ राव, ये नागपुर में इनके संरक्षण में रघुनाथ राव की प्रारंभिक ख्याति यहीं से मिली। और रघुनाथ राव ने इनको लगभग 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं इन्हें प्रदान की थी। फिर प्रताप सिंह जयपुर के राजा थे, प्रताप सिंह विरुदावली इन्होंने लिखा और यहाँ इन्हें कविराज शिरोमणि की उपाधि प्राप्त हुई। फैक्ट है, याद करना, पूछे जा सकते हैं। जगत सिंह, ये फिर जयपुर, वहीं राजस्थान में जयपुर के राजा हैं। और जगत सिंह के लिए जगत विनोद नामक ग्रंथ की रचना की। ये श्रृंगार रस एवं नायिका भेद पर उत्कृष्ट कृति मानी जाती है। फिर ग्वालियर में दौलत राव सिंधिया, जो है ग्वालियर सिंधिया घराने के राजा, ठीक है, ग्वालियर, उनके दरबार में रहे और वहां पर अलीजा प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना की 1821 में। और अपने अंतिम समय में ये कानपुर चले जाते हैं और कानपुर में ये गंगा लहरी, गंगा के तट पर रहना प्रारंभ करते हैं। वहाँ कोई राजकीय संरक्षण नहीं है और वहाँ पर अपनी आध्यात्मिक शांति के लिए जाते हैं और वहाँ गंगा लहरी नामक ग्रंथ की रचना करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इन्होंने हिम्मत बहादुर विरुदावली लिखी अनूपगिरी गोसाई के लिए, यूपी बांदा। फिर रघुनाथ राव, ये नागपुर के हैं, इनका राजकीय संरक्षण मिला। यहाँ से कुछ प्राइज वाइज इनको मिलता है, खैर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, जयपुर राजस्थान के राजकीय दरबार में रहे और सिंधियाओं के दरबार में भी रहे। तो जयपुर का जो राजकीय परिवार है उसके दरबार में रहे। प्रताप सिंह के लिए इन्होंने प्रताप सिंह विरुदावली लिखी और प्रताप सिंह ने इनको कौन सी उपाधि दी, कविराज शिरोमणि की उपाधि इनको प्रदान की। जगत सिंह जो थे जयपुर के शासक, उनके लिए जगत विनोद नामक ग्रंथ की रचना की, ठीक है। और उसके बाद सिंधिया जो राजवंश के राजा थे दौलत राव सिंधिया, उनके लिए अलीजा प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना इन्होंने की है ना। ये 1821 में लिखा है, तो ये तिथि सहित मतलब डेट के साथ कोई ग्रंथ इनका मिलता है तो वो अलीजा प्रकाश मिलता है। और अपने अंतिम समय में इन्होंने गंगा लहरी नामक जो ग्रंथ है ये कानपुर में रचा, गंगा के तट पर, ठीक है। अनूपगिरी गोसाई बांदा यूपी, हिम्मत बहादुर विरुदावली ये मार्शल पोयम है। रघुनाथ राव नागपुर गेंड अर्ली रिकॉग्निशन, रिसीव्ड 1 लाख गोल्ड कॉइन्स। प्रताप सिंह की बात करें, जयपुर के राजा थे प्रताप सिंह, विरुदावली लिखी है इन्होंने और टाइटल मिला कविराज शिरोमणि। जगत सिंह के लिए जयपुर के राजा थे, जगत विनोद लिखा है इन्होंने, जगत विनोद विरुदावली लिखा या जगत विनोद मास्टरपीस ऑन श्रृंगार रस एंड नायिका भेद। फिर दौलत राव सिंधिया ग्वालियर के राजा थे, उनके लिए अलीजा प्रकाश 1821 में। और एट लास्ट कानपुर में गंगा लहरी की रचना की। तो ये सब इनकी रचनाएं हैं। रचनाओं को अलग से भी लिख रखा है, आप देख लें। जैसे कि हिम्मत बहादुर विरुदावली क्या है, तो ये अनूपगिरी गोसाई के युद्धों का वर्णन है ना। जो अनूपगिरी गोसाई जिनका राजकीय संरक्षण इनको प्राप्त था, उनके द्वारा लड़े गए युद्धों का वर्णन हिम्मत बहादुर विरुदावली में मिलता है। जगत विनोद हम देख ही चुके हैं। पद्माभरण भी एक इनकी रचना मिलती है। पद्माभरण अलंकारों पर आधारित एक ग्रंथ है इनका। प्रबोध पचासा भी इनकी एक रचना है। प्रबोध पचासा ये भक्ति एवं वैराग्य पर केंद्रित है। इसके अलावा एक और किताब मिलती है इनकी, राम रसायन, ये वाल्मीकि रामायण पर आधारित है, राम रसायन, ठीक है। तो इनके कुछ लिटरेरी वर्क्स की बात करें, हिम्मत बहादुर विरुदावली डिस्क्राइब्स द बैटल्स ऑफ अनूपगिरी गोसाई। जग विनोद की बात करें, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वर्क ऑन द नायिका भेद। देन पद्माभरण ट्रिटाइस ऑन फिगर्स ऑफ स्पीच, अलंकारों के ऊपर है। प्रबोध पचासा भी इनकी रचना है, फोकसेस ऑन डिवोशन, भक्ति एंड डिटैचमेंट, वैराग्य। एंड राम रसायन, राम रसायन बेस्ड ऑन द वाल्मीकि रामायण। तो ये कुछ इनकी रचनाएं हैं प्रसिद्ध, ये आपको याद रखनी है। इसके बाद जो अगले कवि आते हैं मध्यकालीन कवि मध्य प्रदेश के, उनका नाम है कवि भूषण। कवि भूषण की बात करें, इनका वास्तविक नाम क्या है, घनश्याम तिवारी। अगेन वास्तविक नाम एक डायमेंशन है हमारा, 2-3 बार ये क्वेश्चन आयोग पूछ चुका है इस तरीके से, है ना। तो वास्तविक नाम आपसे पूछा जा सकता है। वास्तविक नाम क्या है, घनश्याम तिवारी, ओरिजिनल नेम घनश्याम तिवारी। इनकी उपाधि भूषण है, ठीक है। हालांकि इनका वास्तविक नाम मिलता नहीं है कहीं, लेकिन जो मिल रहा है हमको किताबों में उस हिसाब से घनश्याम तिवारी है। भूषण की उपाधि इनको चित्रकूट के जो राजा थे रुद्रशाह सोलंकी, उनके द्वारा प्रदान की जाती है। टाइटल भूषण कन्फर्ड बाई रुद्रशाह सोलंकी, रूलर ऑफ चित्रकूट।
काल की बात करें तो रीतिकाल के कवि माने जाते हैं भूषण वीर रस के प्रधान कवि माने जाते हैं। वीर रस मतलब यहाँ पर युद्ध की बात होगी, लड़ाइयों की बात होगी, है ना, योद्धाओं की बात होगी, योद्धाओं की जो शौर्य गाथाएं उनकी बात होगी। ऐसे जो ग्रंथ हैं वो वीर रस प्रधान कहे जाते हैं और इनके ग्रंथों में यही हमको देखने को मिलता है ना। तो पीरियड की बात करें, रीतिकाल चीफ पोएट ऑफ वीर रसा, हीरोइक पोएट्री, मतलब हीरो एकदम युद्ध में, बाहुबली, महेंद्र बाहुबली टाइप उस तरीके से। इनके भाई थे चिंतामणि एवं मतीराम, ये दोनों प्रसिद्ध रीतिकालीन कवि थे। इनके भाई भी रीतिकालीन कवि रहे, चिंतामणि एंड मतीराम। इसके अलावा इनके प्रमुख आश्रयदाता की बात करें, मेजर जो पैट्रॉन्स रहे, मतलब जो राजकीय संरक्षण इनको मिला है मेनली, जो छत्रपति शिवाजी महाराज एवं महाराजा छत्रसाल, ये दोनों के दरबार में रहे हैं। दोनों ने इनको राजकीय संरक्षण प्रदान किया है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कवि भूषण के लिए। अब बात करें इनकी प्रमुख रचनाओं की, तो इनकी रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जैसे कि शिवराज भूषण की बात करें, 150 अलंकारों से युक्त प्रसिद्ध अलंकार ग्रंथ है शिवराज भूषण, ट्रुटाइज ऑन पोएटिक्स कंटेनिंग 105 फिगर्स ऑफ स्पीच। फिर आती है शिवा बावनी। शिवा बावनी की बात करें तो शिवाजी महाराज की वीरता एवं पराक्रम का वर्णन है शिवा बावनी। बावनी का मतलब है 52, 52, ठीक है। तो शिवा बावनी डिस्क्राइब्स द ब्रेवरी एंड वेलोर ऑफ शिवाजी महाराज। फिर आता है छत्रसाल दशक, राजा छत्रसाल की वीरता का काव्यात्मक चित्रण किया है। छत्रसाल दशक वाज द पोएटिक पोर्ट्रेयल ऑफ द हीरोइज्म ऑफ किंग छत्रसाल, ठीक है। तो बुंदेला वंश के राजा थे छत्रसाल, तो इनकी शौर्य गाथा, इनके युद्धों का, इनकी वीरता का वर्णन किया है। शिवा बावनी में शिवाजी महाराज की वीरता और पराक्रम का वर्णन किया है। कुल मिला के हीरोइक पोइट्री, जैसा हमने कहा, वीर रस प्रधान ग्रंथ लिखते हैं। इसके अलावा अन्य रचनाओं की बात करें तो भूषण उल्लास और भूषण हजारा, है ना, भूषण उल्लास एंड भूषण हजारा, ये भी इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। तो शिवराज भूषण, शिवा बावनी, फिर छत्रसाल दशक, फिर भूषण उल्लास, भूषण हजारा। इनको याद रखना थोड़ा सा आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि भाई एक तो शिव के ऊपर नाम ले लो, दूसरा या शिवाजी महाराज से याद कर लो आप, है ना। तो शिवराज भूषण, शिवा बावनी, ये शिवाजी महाराज से याद हो जाएंगी। छत्रसाल दशक, चूंकि इनके राजाश्रित कवि थे तो राजा छत्रसाल के ऊपर छत्रसाल दशक लिखा है। बाकी भूषण के नाम से जो भी मिल जाए, भूषण हजारा और भूषण उल्लास, वो कवि भूषण ने लिखा है। तो ये थोड़ा सा याद करने का एक तरीका है, आप कर सकते हो। फिर आते हैं ये हमारे मध्यकालीन जितने भी साहित्यकार थे मध्य प्रदेश के, वो यहाँ समाप्त होते हैं। अब आते हैं आधुनिक जो साहित्यकार है मध्य प्रदेश के, जिसमें पंडित माखनलाल चतुर्वेदी पहले हैं हमारे। पंडित माखनलाल चतुर्वेदी, इनका जन्म 4 अप्रैल 1889 को होता है, 4 अप्रैल 1889। बर्थ प्लेस की बात करें तो बावई ग्राम, अब माखन नगर के नाम से जाना जाता है ना। बावई ग्राम होशंगाबाद जिले में आता है, अब नर्मदापुरम नाम हो गया है। तो दोनों का नाम चेंज हो गया, गांव का नाम माखन नगर हो गया, जिला जो होशंगाबाद था उसका नाम हो गया नर्मदापुरम, ठीक है। विलेज बावई, नाव माखन नगर एंड नर्मदापुरम, प्रीवियसली होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट। माता पिता की बात करें तो माता का नाम है सुंदरीबाई, पिता का नाम है नंदलाल चतुर्वेदी। इनकी जो डेथ होती है वो 30 जनवरी 1968 को होती है, ठीक है, 30 जनवरी 1968, ठीक है। तो याद रखेंगे। प्रोफेशन की बात करें तो अध्यापन से शुरुआत की, टीचर थे, है ना, और 1910 में टीचिंग के जॉब से त्यागपत्र दे देते हैं। बाद में साहित्य एवं पत्रकारिता के क्षेत्र में आ जाते हैं। इनका एक टाइटल है, इन्हें एक भारतीय आत्मा कहा जाता है, अ नेटिव इंडियन सोल कहकर इन्हें संबोधित किया जाता है। ये इनका फेमस टाइटल है, पूछा भी गया है कि एक भारतीय आत्मा के नाम से किसे जाना जाता है। अब इनकी प्रमुख रचनाओं को देख लेते हैं। इन्होंने कई सारी चीजें लिखी हैं, काव्य संग्रह है, प्रसिद्ध कविताएं, नाटक, गद्य, निबंध, संस्मरण, कहानी संग्रह, बहुत कुछ लिखा है। काव्य संग्रह की बात करें तो इनकी प्रमुख कविताओं की बात करें तो हिम क्रीटनी एक प्रमुख रचना है इनकी, हिम तरंगिणी भी इनकी एक प्रमुख रचना है, ठीक है। हिम तरंगिणी जो है इसे फर्स्ट साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था, मतलब हिम तरंगिणी इनकी ऐसी रचना है जिसे साहित्य अकेडमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। इसके बाद बिजुरी भी इनकी एक रचना है, उसके बाद युग चरण भी इनकी एक रचना है, समर्पण भी इनकी एक रचना है, मरण ज्वार भी इनकी एक रचना है, और धूम्र वलय ये भी इनकी एक रचना है। तो हिम क्रीटिनी, हिम तरंगिणी, इन्हें याद रखना आसान है, हिम नाम से आ जाएंगी। बिजुरी, युग चरण, समर्पण, ठीक है, ये णा वाली जितनी भी आ जाएंगी आपकी, है ना, चरण, ण, मरण ज्वार और धूम्र वलय याद कर लेना। ये इनकी सबसे फेमस पॉइंट है, पुष्प की अभिलाषा। पुष्प की अभिलाषा, पुष्प की अभिलाषा क्या है भाई? चाह नहीं, है ना, वो ईश्वर पर चढ़ाया जाऊं, चाह नहीं फूलों की माथा में गूंथा जाऊं, मेरी चाह है कि भाई मैं वीरों, यहाँ से युद्ध लड़ने, देश की रक्षा करने वाले जो वीर सैनिक गुजरते हैं उनके चरणों में मैं आऊं। भगवान पर चढ़ने की इच्छा नहीं है, वो सब
है पुष्प की अभिलाषा नामक ये कविता है, कंपोज्ड इन बिलासपुर जेल। जब ये बिलासपुर में बंद थे जेल में, तब इन्होंने ये पुष्प की अभिलाषा लिखी थी। इसके बाद इनका एक नाटक भी है, ड्रामा भी है, कृष्णार्जुन युद्ध। ये इंपॉर्टेंट है ना, कृष्णार्जुन युद्ध, कृष्ण और अर्जुन युद्ध मतलब मेनली महाभारत के युद्ध के ऊपर बेस्ड है। इसके बाद गद्य काव्य इनका है साहित्य देवता के नाम से, साहित्य देवता के नाम से गद्य काव्य लिखा है। कुछ निबंध भी लिखे हैं जैसे कि अमीर इरादे गरीब इरादे, ये इनका ऐसे है, अमीर इरादे गरीब इरादे। चिंतक की लाचारी, जो चिंतक करता है उसकी क्या लाचारी है, भाषण है इनका, चिंतक की लाचारी एक स्पीच है। इसके अलावा इनकी एक संस्मरण भी है, समय के पांव, मेमोयर जिसे कहा जाता है, और बनवासी। ठीक है, बनवासी और एक कला का अनुवाद। ये कुछ इनकी रचनाएं हैं, एज इट इज आपको याद करनी है, ट्रिक बना के याद कर लेना। पत्रकारिता भी ये करते थे और कई सारी पत्रिकाओं का संपादन भी इन्होंने किया, एडिटर भी ये रहे। जैसे कि प्रभा नामक एक पत्रिका थी, है ना, इसके संपादक मंडल के सदस्य रहे, मेंबर ऑफ द एडिटोरियल बोर्ड। करमवीर ये पूछा गया है, करमवीर बहुत इंपॉर्टेंट है। करमवीर प्रारंभ हुआ था 17 जनवरी 1920 को जबलपुर से। प्रेरणा मिली थी माधवराव सप्रे। माधवराव सप्रे हम लोगों ने देखा भी था, इनके गुरु हैं। जब मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ मध्य प्रदेश पढ़ रहे थे वहां मैंने आपको बताया भी था, माधवराव सप्रे इनके गुरु थे। माधवराव सप्रे ने इनको इंस्पायर्ड किया। बाद में ये करमवीर कहाँ से, खंडवा से निकाला जाने लगा, पूछा जा सकता है। प्रताप जो इनका एक पत्र था, पत्रिका थी, गणेश शंकर विद्यार्थी के साथ प्रताप का भी संपादन किया, है ना। करमवीर चूंकि इनका खुद का था, जबलपुर से जो इसका जो है संपादन करते थे, संपादक थे, तो ये करमवीर बार बार पूछा जाता है। ठीक है, बाकी प्रभा और प्रताप का भी इन्होंने क्या किया है, संपादन किया है। को एडिटेड प्रताप विद गणेश शंकर विद्यार्थी। ठीक है, और प्रभा में ये मेंबर ऑफ द एडिटोरियल बोर्ड रहे। स्वतंत्रता संग्राम में इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है, भूमिका रहती है। मध्य प्रदेश की यदि हम बात करें वहां पर, है ना, तो असहयोग आंदोलन में सक्रिय भागीदारी निभाते हैं, एक्टिव पार्टिसिपेशन इन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। राजद्रोह का चार्ज इन पर लगता है 1912 में, और शक्ति पूजा लेख के कारण, जो मतलब एक लेख इनका प्रकाशित होता है, उस लेख यदि हम बात करें तो वो शक्ति पूजा पर आधारित होता है, और उसके कारण जो है जनता थोड़ी सी, जैसे बाल गंगाधर तिलक के लेख पढ़ के हो जाती थी, तो जनता आक्रोशित हो जाती है, इनके राजद्रोह का विरोध लगा देते हैं भैया। सम्मान की बात करें तो इन्हें पद्म विभूषण प्राप्त हुआ है, साथ ही साथ साहित्य अकेदमी अवार्ड भी मिला था 1955 में हिम तरंगिणी के लिए। प्रथम हिंदी साहित्य अकेदमी पुरस्कार था 1955 में, पहला हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको, हिम तरंगिणी को 1955 में दिया गया हिंदी में। विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी भोपाल में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, इनके नाम पर एक यूनिवर्सिटी भी है भोपाल में, है ना। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन इन भोपाल। तो ये हो गए माखनलाल चतुर्वेदी साहब। इसके बाद दूसरे महत्वपूर्ण जो आधुनिक साहित्यकार आते हैं वो है हमारे सुभद्रा कुमारी चौहान। ये भी प्रोमिनेंट हैं। इनकी कविताएं जैसे बिखरे मोती, मुकुल, ये पूछी गई हैं आपकी पीवाईक्यू एमपीपीएससी की, तो इनकी कविताएं भी पूछी जाती हैं। व्यक्तिगत परिचय की बात करें तो इनका जन्म 16 अगस्त 1904 को ग्राम निहालपुर में, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में होता है। तो जन्म स्थान याद रखना, जन्म कहाँ पर है, यूपी में, इलाहाबाद में। इनका विवाह मध्य प्रदेश के जबलपुर में ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान के साथ होता है। ठीक है, तो ये जबलपुर से बिलोंग करते थे लक्ष्मण सिंह चौहान जी, एडवोकेट थे, ये वकील थे लक्ष्मण सिंह चौहान। और मध्य प्रदेश का जो स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान है, वहां हम सुभद्रा कुमारी चौहान, माखनलाल चतुर्वेदी, लक्ष्मण सिंह चौहान, इनके नाम बार बार पढ़ते हैं। पिता की बात करें तो धीराज कुंवर एवं ठाकुर श्री रामनाथ सिंह। और 15 फरवरी 1948 को इनका क्या होता है, निधन हो जाता है। बसंत पंचमी के दिन होता है, एक कार दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो जाती है ना। तो इनका डेट, बर्थ प्लेस, मैरिज, पेरेंट्स, ये इनकी व्यक्तिगत जानकारी है, पर्सनल इंफॉर्मेशन हो गया। प्रमुख रचनाएं जो पूछी जाती हैं, जैसे कि मुकुल पूछी गई है, काव्य संग्रह है मुकुल, और त्रिधारा इनकी एक महत्वपूर्ण रचना है। मुकुल और त्रिधारा इनके क्या है, काव्य संग्रह है। कहानी संग्रह की बात करें तो बिखरे मोती इनका कहानी संग्रह है, उन्मादिनी, इसके अलावा सीधे साधे या सीधे साधे, है ना, सीधे साधे चित्र। प्रसिद्ध कविताओं की बात करें तो झांसी की रानी के ऊपर जो कविता लिखी थी इन्होंने, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, वीरों का कैसा हो बसंत। ठीक है, और राखी की चुनौती, ये राखी की चुनौती वो है आपकी जो क्या बोलते हैं उसको, हुमायूं के टाइम की कोई बात है, मुगल कालीन कोई किस्सा है, या शेरशाह सूरी वाला कोई किस्सा है, ऐसा कोई किस्सा है, मुझे याद नहीं आ रहा। राखी की चुनौती और सभा के खेल। चलिए ठीक है, तो ये इनके मेजर वर्क्स हैं। पोइट्री
कलेक्शंस की बात करें मुकुल एंड त्रिधारा। शॉर्ट स्टोरी कलेक्शंस की बात करें तो बिखरे मोती, उन्मादिनी, सीधे साधे चित्र, झांसी की रानी इनकी फेमस पोयम है, वीरों का बसंत कैसा हो ये, और राखी की चुनौती और सभा के खेल। ये सब इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, पूछी जाती हैं, याद रखना है आपको। स्वतंत्रता आंदोलन की बात करें तो इन्होंने असहयोग आंदोलन में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। उस समय पढ़ रही थी, पढ़ाई छोड़ के असहयोग आंदोलन में जुड़ जाती हैं। 1923 में झंडा सत्याग्रह में तो इनका नाम हमने पढ़ा ही था। सुभद्रा कुमारी चौहान हो गई आपकी, माखनलाल चतुर्वेदी हो गए झंडा सत्याग्रह में, इनके पति स्वर्गीय श्री ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान हो गए। ये सब झंडा सत्याग्रह से जुड़े हुए थे। और इन्होंने 1941 में व्यक्तिगत सत्याग्रह भी किया था, उसमें ये जेल भी जाती है ना। चेंज, शी इज डूइंग कंट्रीब्यूशन टू द फ्रीडम स्ट्रगल। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1921 ज्वाइन द मूवमेंट बाय लीविंग हर स्टडीज ऑन गांधी जी कॉल। बाकी झंडा सत्याग्रह में भी जेल गई हैं और इम्प्रिजन्ड अगेन फॉर पार्टिसिपेटिंग इन दिस मूवमेंट। ये हो गए सुभद्रा कुमारी चौहान। अब हम बात करेंगे गजानन माधव मुक्तिबोध की। गजानन माधव मुक्तिबोध भी मध्य प्रदेश के आधुनिक साहित्यकार हैं। इनके भी जो क्वेश्चन हैं, इनकी कविताओं से क्वेश्चन रेगुलर पूछे जाते हैं। जैसे कि इनकी पहचान किस कवि के तौर पर मानी जाती है, तो प्रगतिशील कविता और नई कविता के बीच सेतु के तौर पर, है ना। आइडेंटिटी इनकी कैसी है, ब्रिज बिटवीन प्रोग्रेसिव पोइट्री एंड नई कविता के मध्य एक सेतु के रूप में है। इनका जन्म नवंबर 1917, खैर ठीक है। जन्म स्थान याद रखना, श्योपुर कला, मध्य प्रदेश के श्योपुर, जो शहरिया जनजाति बाहुल्य जो जिला है हमारा श्योपुर, वहां पर इनका जन्म होता है। मृत्यु 1964 में होती है, 11 सितंबर। माता पिता का नाम इतना याद करने की आवश्यकता नहीं है। माता का नाम पार्वती, पिता का नाम माधवराव। साहित्यिक कद की बात करें तो कवि तो थे ही, आलोचक है ना, निबंधकार, निबंध भी लिखे हैं इन्होंने, कहानीकार और उपन्यासकार, ठीक है, पोएट, क्रिटिक, एसेइस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर एंड नॉवलिस्ट। इनकी रचनाएं इंपॉर्टेंट हैं, पूछी जाती हैं। जैसे कि कविताओं की बात करें, काव्य संग्रह की, पोएट्री कलेक्शन की बात करें, पोएट्री कलेक्शन में जैसे आता है चांद का मुंह टेढ़ा है ना। अब यहां से थोड़ी सी ऐसे ऐसे आपको सुनने को मिलेंगे, चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल। तो ये दो इनकी फेमस क्या है, पोएट्री कलेक्शंस हैं। चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल। कहानियों की बात करें, शॉर्ट स्टोरी कलेक्शंस की बात करें तो काठ का सपना और सतह से उठा आदमी, ये दो फेमस कहानियां हैं, काठ का सपना और सतह से उठा आदमी। आलोचनात्मक या आइडियोलॉजिकल वर्स की बात करें इनके वैचारिक उस पर, तो कामायनी बहुत फेमस है, एक पुनर्विचार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कामायनी, ये बहुत फेमस है हिंदी लिटरेचर में, हिंदी साहित्य में, ठीक है। तो ये टेक्स्ट। दूसरा है नई कविता का आत्मसंघर्ष, ये भी एक महत्वपूर्ण जो है वो इनकी रचना है। और नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, ये भी एक महत्वपूर्ण इनका क्या है, आलोचनात्मक या आइडियोलॉजिकल वर्क है। डायरियों की भी बात करें तो डायरी जैसे लेखन में इन्होंने लिखा है एक साहित्यिक की डायरी, है ना, और भारत इतिहास और संस्कृति। तो आप देखेंगे काव्य संग्रह में चांद का मुंह टेढ़ा, भूरी भूरी खाकदूल, ठीक है। कहानी संग्रह में काठ का सपना, सतह से उठा आदमी, ये दो कहानियां हैं। कामायनी सबसे इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछी जाती है, कामायनी किसकी रचना है। नई कविता का आत्मसंघर्ष, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, ये तीनों आइडियोलॉजिकल वर्क हैं। और डायरी की बात करें तो एक साहित्यिक की डायरी या भारतीय इतिहास और संस्कृति, ये सब इनके प्रोमिनेंट टेक्स्ट हैं। विचारधारा, चूंकि ये मार्क्सवादी जो विचारधारा थी, साम्यवाद, मार्क्सिज्म, उससे प्रेरित थे, प्रभावित थे। डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय कम्युनिज्म, मार्क्सिज्म, ठीक है। ये टॉल्स्टॉय, बरगासा और मार्क्सवाद के सिद्धांतों से प्रेरित रहे, तो इनकी रचनाओं में वही हमको देखने को भी मिलता है। काव्य श्रेणी हमने बात की, प्रोग्रेसिव थे और प्रयोगवादी रहे हैं, है ना, एक्सपेरिमेंटल कवि हैं। तार सप्तक, ये तार सप्तक के प्रथम प्रतिष्ठित कवि माने जाते हैं। ही वाज द प्रोमिनेंट पोएट ऑफ फर्स्ट तार सप्तक। शैली इनकी सबसे विशिष्ट शैली फैंटेसी, है ना, लोगों की जो फैंटेसीज होती हैं, जैसे जमीन से उठा आदमी, समझ रहे हैं आप, तो इस तरीके से। इसके जटिल ताने बाने के कारण उनकी कविता कभी कभी दुरू, कठिन भी हो जाती है। His most distinctive style is fantasy. Due to its complex texture, his poetry sometimes becomes duru, difficult. Clear? चलिए, इसके बाद आते हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन। इनकी रचनाएं भी पूछी जाती हैं। आप पीवाईक्यू उठा के देखेंगे, सभी की रचनाएं लगभग पूछी जा चुकी हैं पीवाईक्यू में, इक्का दुक्का को छोड़ के। बालकृष्ण शर्मा नवीन इनका उपनाम है, ठीक है, टाइटल है। व्यक्तिगत परिचय की बात करें, क्विक प्रोफाइल देखें इनकी, तो भाई जन्म 8 दिसंबर 1897 को, है ना। जन्म स्थान ग्राम भयाना, जिला शाजापुर, मध्य प्रदेश। शाजापुर से बिलोंग करते थे। जिनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ है उनका जन्म स्थान तो पूछ ही लेगा,
मध्य प्रदेश के बाहर हुआ है तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश में जन्म हुआ है वो आपसे पूछ लेगा। बर्थ प्लेस विलेज भयाना, शाजापुर डिस्ट्रिक्ट, मध्य प्रदेश। मृत्यु इनकी 29 अप्रैल 1960 को हुई थी। आर्य समाज और बाल गंगाधर तिलक के प्रभाव से प्रभावित रहे हैं। आर्य समाज और बाल गंगाधर तिलक से जो इन्फ्लुएंस्ड रहते हैं। इनके राजनीतिक गुरु की बात करें तो गणेश शंकर विद्यार्थी और महात्मा गांधी इनके राजनीतिक गुरु है ना। गणेश शंकर विद्यार्थी को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे, पॉलिटिकल मेंटर थे इनके, और सानिध्य इनको मिलता है महात्मा गांधी का। विशेष पहचान की बात करें तो प्रेम और मस्ती के काव्य का अग्रदूत माना जाता है। मतलब इनके काव्य में आपको प्रेम मिलेगा, मस्ती मिलेगी, ठीक है। रिगार्डेड एज पायोनियर ऑफ द पोइट्री ऑफ लव एंड जॉय। इनकी रचनाओं को देख लेते हैं। इनकी रचनाओं के नाम भी इसी तरीके से मिलेंगे आपको, जैसे कि काव्य संग्रह है ना, पोइट्री कलेक्शंस में कुमकुम, रश्मि रेखा, अपलक, विनोबा, स्तबन, उर्मिला, हम विश्वाई जन्म के। अब देखिए कुमकुम, रश्मि रेखा, अपलक, विनोबा, उर्मिला, ये लड़कियों वाले जितने नाम मिलेंगे ये सब आपको किस में मिल जाएंगे, बालकृष्ण शर्मा नवीन में। इसके अलावा ये दो पूछे गए हैं, आत्मोत्सर्ग और प्राण अर्पण, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये किस पर केंद्रित हैं, तो ये दोनों गणेश शंकर विद्यार्थी जो इनके गुरु हैं उनके विद्यार्थी जीवन पर केंद्रित, सॉरी गणेश शंकर विद्यार्थी पर केंद्रित है, ठीक है। प्राण अर्पण और आत्मोत्सर्ग ये दोनों किस पर, गणेश शंकर विद्यार्थी पर ही केंद्रित हैं। बेस्ड ऑन किस पर बेस्ड हैं, बोथ आर सेंटर्ड ऑन द गणेश शंकर विद्यार्थी। प्राण अर्पण, आत्मोत्सर्ग, आत्मोत्सर्ग, ठीक है। और ये PYQ है आपका, ये पूछा जा चुका है। पत्रकारिता की बात करें तो ये भी प्रभा और प्रताप से जुड़े रहे हैं। माखनलाल चतुर्वेदी भी प्रभा और प्रताप से जुड़े रहे हैं। प्रताप का ये हो माखनलाल चतुर्वेदी ने प्रताप जो पत्रिका है उसका संपादन एडिटर थे वो किसके साथ, गणेश शंकर विद्यार्थी के साथ, ठीक है। और प्रभा में भी वो जो एडिटोरियल बोर्ड था उसमें भी माखनलाल चतुर्वेदी थे और उसमें आपके गणेश शंकर विद्यार्थी भी हैं। तो ये दोनों प्रभा और प्रताप नामक पत्रिकाओं से क्या रहे, एसोसिएटेड रहे हैं, माखनलाल चतुर्वेदी और आपके गणेश शंकर विद्यार्थी। याद करने का तरीका, कुमकुम आप देखेंगे लड़कियों का नाम मिलेगा, रश्मि याद कर लेना, विनोबा ये भी, उर्मिला, तो ये इस तरीके के नाम यदि देखेंगे आप तो ये लड़कियों में मिल जाएंगे। बाकी प्राण अर्पण और आत्मोत्सर्ग देख लेना आप लोग, हम विश्वाई जन्म के, तो लड़कियां ज्यादातर विष जो है वो खाने की धमकियां देती रहती हैं, तो उस तरीके से देख लेना, याद करने का तरीका है भाई। इसके बाद आते हैं हरिशंकर परसाई। व्यक्तिगत परिचय, इनकी क्विक प्रोफाइल देखें हम लोग तो पहचान हिंदी साहित्य के प्रख्यात व्यंग्यकार के रूप में जानी जाती है। रिनाउंड सटायरिस्ट ऑफ हिंदी लिटरेचर। व्यंग करना मतलब हंसी हंसी में जो है वो किसी का क्या कर देना, आलोचना करना, व्यंग करना, कटाक्ष करना एक तरीके से। 22 अगस्त 1924 को इनका जन्म होता है। जामानी ग्राम, जिला नर्मदापुरम या होशंगाबाद, मध्य प्रदेश। जन्म स्थान मध्य प्रदेश है, इंपॉर्टेंट है। मृत्यु 1995 में होती है। नागपुर विश्वविद्यालय से हिंदी किया, इंपॉर्टेंट नहीं है। और ये भी टीचर थे, टीचर के बाद क्या है ये लेखन में आ गए, ठीक है। पत्रिका, तो ये पत्रिकाओं का संपादन भी कर चुके हैं। वसुधा जबलपुर से इस पत्रिका का संपादन व प्रकाशन किया। पत्रिकाएं पूछी गई हैं, है ना, पत्रिकाएं पूछी गई हैं, जैसे कि द्वारका प्रसाद मिश्र ने किसका किया, लोकमत का। माखनलाल चतुर्वेदी ने करमवीर का किया। तो इसी प्रकार से वसुधा नामक पत्रिका ये भी जबलपुर से है। कौन है, हरिशंकर परसाई जी कर रहे हैं। और कहां से, जबलपुर से। प्रहरी, इस पत्रिका का संपादन भी इन्हीं के द्वारा किया जाता है। आल्सो सर्व्ड एज एडिटर ऑफ दिस मैगजीन। इनकी रचनाएं इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि इनकी रचनाओं में देखेंगे आप, हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे, रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज, ये सब कहानी और उपन्यास हैं, शॉर्ट स्टोरीज या नॉवल की बात करें। हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे, रानी नागफनी की कहानी और तट की खोज। इसके बाद व्यंग संग्रह की बात करें तो जैसे भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, पगडंडियों का जमाना, सदाचार का ताबीज, शिकायत मुझे भी है, ठिठुरता या ठठुरता हुआ गणतंत्र और वैष्णव की फिसलन। सटायर कलेक्शंस हैं, व्यंग काव्य हैं इनके भैया। भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, पगडंडियों का जमाना, सदाचार का ताबीज, शिकायत मुझे भी है, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, वैष्णव की फिसलन। और एक इनकी महत्वपूर्ण रचना है विकलांग श्रद्धा का दौर, साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ, इसलिए इंपॉर्टेंट है, विकलांग श्रद्धा का दौर। अब यदि हम बात करें इनकी रचनाओं की तो एक इंपॉर्टेंट पार्ट ये आता है कि इनकी रचनाओं में ऊट पटांग नाम मिलेंगे। हंस रहा है, रो रहा है, ठीक है, हंसते रोते उसके दिन क्या हो गए, फिर गए। दिन कैसे फिरे, क्योंकि उसने रानी नागफनी की कहानी सुन ली, कहां पर, तट के किनारे बैठे। क्लियर है। तो ये तरीका याद करने का कि भाई
एक व्यक्ति जो हंस रहा था, रो रहा था, और हंसते रोते उसके दिन फिर जाते हैं, क्योंकि उसने रानी नागफनी की कहानी तट के किनारे बैठकर सुन ली थी। ठीक है, तट के किनारे बैठकर ही क्यों सुनी? क्योंकि उसके भूत के पांव देख लिए थे जो पीछे थे, और चूंकि वो स्वयं बेईमान था। बाकी आप इस तरीके से जो भी है अपने अपने तरीके याद करने के ट्रिक आप बना सकते हो। चलिए, इसके बाद आते हैं शरद जोशी। शरद जोशी का नाम याद रखना, ये व्यंग्यकार है, सटायरिस्ट इनको कहा जाता है। बहुत बड़े व्यंग्यकार माने जाते हैं ये, और व्यंग मतलब कह सकते हैं कि जो व्यंग्यात्मक शैली है उसके प्रणेता या प्रवर्तक भी इन्हें कहा जा सकता है। ठीक है, व्यक्तिगत परिचय की बात करें तो 21 मई 1931 को इनका जन्म होता है उज्जैन मध्य प्रदेश में, इनका जन्म स्थान है, बर्थ प्लेस उज्जैन। 1991 में इनकी डेथ हो जाती है। सरकारी नौकरी करते हैं, बाद में लेखन कोई आजीविका बना लेते हैं, तो छोड़ देते हैं नौकरी वोकरी। ठीक है, पहचान आधुनिक हिंदी साहित्य के युग धर्मी व्यंग्यकार के रूप में है इनकी, है ना। इनका क्या है, कंटेम्प्ररी सटायरिस्ट ऑफ मॉडर्न हिंदी लिटरेचर के रूप में ये फेमस है। ठीक है, जिन्होंने व्यंग को एक स्वतंत्र विधा के रूप में क्या कर दिया, स्थापित कर दिया, क्योंकि पहले व्यंग जो है वो साहित्य में एक इंडिपेंडेंट जो है वो क्या है, डायमेंशन नहीं था। इन्होंने उसको एक इंडिपेंडेंट डायमेंशन, एक स्वतंत्र विधा के रूप में व्यंग को क्या किया, स्थापित किया। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इनकी रचनाएं इंपॉर्टेंट हैं। व्यंग्य संग्रह की बात करें तो जैसे कि परिक्रमा, तिलिस्म, दूसरी सतह, किसी बहाने, जीप पर सवार इल्लियां, राह किनारे बैठ, यत्र तत्र सर्वत्र, नदी में खड़ा कवि, है ना। इधर देखेंगे, अंधों का हाथी एक था गधा, तो मैं केवल मैं। अब देखना इसमें आपको कुछ ऐसी चीजें मिलेंगी जैसे कि जीप पे सवार इल्लियां, हाथी गधा, इल्ली हाथी गधा, ये सब कहाँ, ये शरद जोशी को उसमें मिल जाएंगे, व्यंग्यकार हैं। तो इल्ली हाथी गधे ये सब कहाँ है, शरद जोशी के उसमें है। क्योंकि व्यंग्यकार हैं तो व्यंग्यकार कुछ भी कह सकता है, तो वो कह रहा है कि भाई मैं केवल मैं, क्या, हाथी गधा और इल्लियां, बाकी परिक्रमा, तिलिस्म, दूसरी सतह, किसी बहाने, राह किनारे बैठ, यत्र तत्र सर्वत्र, नदी में खड़ा कवि। ये इसकी एक ट्रिक बनती है, वो ट्रिक आप बना सकते हो। ठीक है, वो आपको इसी पीपीटी स्लाइड के साथ लास्ट में मैं सेंड कर दूंगा सारी ट्रिक्स भी। ठीक, इस सटायर कलेक्शंस की बात करें, परिक्रमा, तिलिस्म, दूसरी सतह, किसी बहाने, जीप पर सवार इल्लियां, राह किनारे बैठ, यत्र तत्र सर्वत्र और नदी में खड़ा कवि। सटायरिकल प्लेस की बात करें, अंधों का हाथी एक था गधा, और नॉवल में मैं केवल मैं। ठीक है, ये किस लिए जाने जाते हैं, क्योंकि इन्होंने व्यंग को एक हिंदी साहित्य में स्वतंत्र विधा के रूप में प्रतिष्ठा दिलाने का श्रेय इन्हीं को दिया जाता है ना। तो ही इज क्रेडिटेड विथ एस्टेब्लिशिंग सटायर एज एन इंडिपेंडेंट जेनर इन हिंदी लिटरेचर। इसके बाद डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन, ये भी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, इनका जन्म 1915 में झागरपुर उन्नाव उत्तर प्रदेश में होता है। विक्टोरिया कॉलेज ग्वालियर, है ना, जो लक्ष्मीबाई जी के नाम पर है अब, तो वहां से ये बीए करते हैं। उज्जैन से माधव कॉलेज के प्रिंसिपल भी रहते हैं। खैर ठीक है, 2002 में इनकी डेथ हो जाती है। विशेषता क्या है, तो आस्था, विश्वास और राष्ट्रीय चेतना के ओजस्वी कवि माने जाते हैं। पावरफुल पॉइंट ऑफ फेथ, बिलीफ एंड नेशनल कॉन्शियसनेस। इनकी कुछ प्रसिद्ध कविताएं जो हैं, उन कविताओं की कुछ प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, जैसे कि वरदान नहीं मांगूंगा, और एक पंक्ति है, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। ठीक है, चलिए अब बात आती है इनके काव्य संग्रह की। तो इनका प्रमुख काव्य संग्रह मिट्टी की बारात, ये साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित है। मिट्टी की बारात, है ना, ये साहित्य अकेडमी अवार्ड विनर इनका काम है। इसके अलावा इनकी एक और रचना है काव्य संग्रह में, हिल्लोल, प्रथम काव्य संग्रह माना जाता है। ये एक प्रेम गीत है हिल्लोल। फिर जीवन के गान, ये क्रांतिकारी भावना और पूंजीवाद के प्रति आक्रोश पर आधारित है ना। प्रलय सृजन, प्रलय सृजन ये रिवॉल्यूशनरी कॉन्शियसनेस पर आधारित है, क्रांतिकारी चेतना पर आधारित है। विंध्य हिमालय ये पैट्रियोटिज्म एंड नेशनलिज्म पर आधारित ग्रंथ है, ये देश प्रेम और देशभक्ति या राष्ट्रीयता पर आधारित ग्रंथ है। विश्वास बढ़ता ही गया, ये कंपैशन और सफरिंग ह्यूमैनिटी, जो पीड़ित मानवता के प्रति करुणा या सहानुभूति की बात करता है, पर आंख नहीं भरी, कलेक्शन ऑफ लव पोएम्स। तो ये इनकी कुछ रचनाएं हैं, मिट्टी की बारात, हिल्लोल, प्रलय सृजन, जीवन के गान, विंध्य हिमालय, विश्वास बढ़ता ही गया, पर आंखें नहीं भरी। इसके बाद आते हैं भवानी प्रसाद मिश्र। भवानी प्रसाद मिश्र की बात करें तो इनकी भी पुस्तकें पूछी जाती हैं। इनका एक उपनाम मिलता है, कविता का गांधी कहा जाता है इनको। गांधीवादी विचारधारा के कारण कविता का गांधी कहा जाता है, द गांधी ऑफ पोइट्री ड्यू टू गांधीयन आइडियोलॉजी। इनका जन्म भी होशंगाबाद में हुआ, ज्यादातर कवि होशंगाबाद से देखने को मिल रहे हैं, है ना।
ग्राम टिगरिया, जिला होशंगाबाद। 1985 में इनकी डेथ होती है। गांधी दर्शन से गहरे प्रभावित रहे, वर्धा आश्रम में गांधी जी के सानिध्य में रहते हैं। ठीक है, डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय गांधी एंड फिलोसॉफी, लिव्ड इन क्लोज एसोसिएशन विथ महात्मा गांधी इन वर्धा आश्रम। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भागीदारी करते हैं और जेल भी चले जाते हैं। इनकी रचनाएं देखते हैं। इनकी रचनाओं में है आपकी गीत फरोश, महत्वपूर्ण काव्य संग्रह है इनका। चकित है दुख, ये भी इंपॉर्टेंट है। अंधेरी कविताएं, गांधी पंचशती, सन्नाटा, बुनी हुई रस्सी और खुशबू के शिलालेख। तो गीत फरोश, चकित है दुख, गीत फरोश, चकित है दुख, अंधेरी कविताएं, गांधी पंचशती, सन्नाटा, बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख। ठीक है, प्रसिद्ध कविता इनकी रही है सतपुड़ा के घने जंगल, मध्य प्रदेश की प्राकृतिक पृष्ठभूमि पर आधारित है। ये आप लोगों ने स्कूल की जो बुक्स हैं आपकी उसमें पढ़ी होगी, सतपुड़ा के घने जंगलों के बारे में। ठीक, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। फेमस पोएम है सतपुड़ा के जंगल, बेस्ड ऑन द नेचुरल लैंडस्केप ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है, तो याद रखना, गीत फरोश, चकित है दुख, अंधेरी कविताएं, गांधी पंचशती, सन्नाटा, बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख। इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला 1972 में। इनकी जो रचना है बुनी हुई रस्सी, बुनी हुई रस्सी के लिए 1972 में साहित्य अकादमी अवार्ड इनको मिलता है। काव्य धारा की बात करें, इनकी पोइट्री की स्ट्रीम की बात करें तो प्रयोगवादी कवि हैं। अज्ञे द्वारा संपादित दूसरा सप्तक के प्रमुख कवि माने जाते हैं, है ना। प्रोमिनेंट कंट्रीब्यूटर टू द दूसरा सप्तक एडिटेड बाय अज्ञे। गांधी के चरखे की लय जैसी सहजता के कारण कविता का गांधी कहा जाता है। ठीक है, कविता और गांधीवाद के बीच सेतु भी इन्हें कहा जाता है। गांधी ऑफ पोइट्री ड्यू टू द सिंप्लिसिटी एंड रिदम अकिन टू गांधी जी स्पिनिंग व्हील, ब्रिज्ड पोइट्री एंड गांधीयन फिलोसॉफी। खैर, अब आते हैं मुल्ला रमूजी। मुल्ला रमूजी चूंकि बहुत ज्यादा इनके बारे में नहीं है, तो जो इंपॉर्टेंट है वो एक टेबुलर फॉर्म में आपको दे देते हैं। मुल्ला रमूजी, इनकी पहचान गुलाबी जो उर्दू है उसके जनक के रूप में जानी जाती है, और ये भी एक हास्य व्यंग्यकार है ना। पायोनियर ऑफ गुलाबी उर्दू एंड अ रिनाउंड ह्यूमरिस्ट सटायरिस्ट। 1896 में इनका जन्म होता है भोपाल मध्य प्रदेश में। बॉर्न ऑन 1896 इन भोपाल मध्य प्रदेश। 1952 में इनकी मृत्यु हो जाती है। गुलाबी जो उर्दू है इस शैली के जनक माने जाते हैं। कंसीडर्ड द ओरिजिनेटर ऑफ दिस स्टाइल, गुलाबी उर्दू। इसकी विशेषता क्या है? गुलाबी जो उर्दू है, तो कुरान शरीफ के उर्दू अनुवाद की शैली का प्रयोग किया गया है ना। जो कुरान शरीफ है उसका उर्दू में जो अनुवाद है उसका इन्होंने प्रयोग इसमें किया है। इनकी प्रथम पुस्तक का नाम ही क्या है? गुलाबी उर्दू। और इनकी अन्य प्रमुख रचनाओं में अंगूरा, औरत जात, लाठी और भैंस, मुसाफिर खाना और शिफा खाना। अन्य रचनाएं हैं सुबह की लताफत, जिंदगी, मशाहिर भोपाल और तारीख। ठीक है, भोपाल में मुल्ला रमूजी संस्कृति भवन भी एस्टेब्लिश किया गया है। फीचर ऑफ गुलाबी उर्दू, यूजेस द स्टाइल ऑफ उर्दू ट्रांसलेशन ऑफ कुरान। फर्स्ट बुक इनकी गुलाबी उर्दू ही है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, यही पूछी भी जाती है, गुलाबी उर्दू। सटायर जो इनके प्रोज हैं वो है अंगूरा, औरत जात, लाठी और भैंस, मुसाफिर खाना, शिफा खाना, है ना। सुबह की लताफत, जिंदगी, मशाहिर भोपाल एंड तारीख। और जो मुल्ला रमूजी संस्कृति भवन कहाँ है? भोपाल में एस्टेब्लिश्ड है। फिर आते हैं आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, है ना। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी 4 सितंबर 1906 को उन्नाव उत्तर प्रदेश में जन्म होता है। मध्य प्रदेश में ये काम करते हैं। उज्जैन में इनकी मृत्यु होती है 1967। साहित्यिक पहचान, छायावादी समीक्षक के रूप में स्वच्छंदतावादी और प्रगतिवादी समीक्षा पद्धति से जुड़े, इतना इंपॉर्टेंट नहीं। रचनाएं देख लेते हैं इनकी। 20वीं शताब्दी, आधुनिक साहित्य, हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास। ये आलोचनात्मक जो है वो हिंदी साहित्य की आलोचना या उसके इतिहास के ऊपर लिखी गई किताबें हैं। ठीक है, सिद्धांत विमर्श की बात करें, रीति और शैली, राष्ट्रभाषा की कुछ समस्याएं, राष्ट्रीय साहित्य और प्रकीर्णिका। व्यंग्य इन्होंने लिखा है भुलक्कड़ों का देश। और इनकी उपलब्धियों की बात करें तो पत्रिका का संपादन किया था, सूर सागर नामक पत्रिका था, एडिटर भी रहे हैं जी। ठीक है, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी कहाँ? यूपी के उन्नाव में इनका जन्म हुआ। 1967 में उज्जैन में मृत्यु होती है। ठीक है, इनकी जो रचना है क्रिटिसिज्म और हिस्ट्री के ऊपर है। हिंदी साहित्य, 20th सेंचुरी, आधुनिक साहित्य, संक्षिप्त इतिहास ऑफ हिंदी लिटरेचर, है ना। इसके अलावा थ्योरी और डिस्कोर्स में रीति और शैली, राष्ट्रभाषा की कुछ समस्याएं, राष्ट्रीय साहित्य और प्राकीर्णिका, भुलक्कड़ों का देश और सूर सागर नामक मैगजीन का इन्होंने क्या किया? एडिटर भी रहे। फिर आते हैं कवि प्रदीप, ये इंपॉर्टेंट है, इनका वास्तविक नाम पूछा गया है।
कवि प्रदीप का वास्तविक नाम है रामचंद्र नारायण जी द्विवेदी। इनका रियल नेम क्या है भाई? रामचंद्र नारायण जी द्विवेदी। उज्जैन के बड़नगर में ये 1915 में जन्म लेते हैं। इनका प्रसिद्ध एक गीत है, क्योंकि ये फिल्मों के लिए गीत लिखते थे, ए मेरे वतन के लोगों, जो 1962 में इंडो चाइना वार हुआ था उसके शहीदों के ऊपर एक गीत लिखा था, और लता मंगेशकर जी ने इसको गाया था, ए मेरे वतन के लोगों जरा याद करो कुर्बानी, है ना, जो शहीद हुए हैं उनको, ऐसा ही कुछ गाना है। फिल्म एवं रचनाओं की बात करें, फिल्मोग्राफी एंड वर्क की बात करें, तो फिल्म बंधन के लिए इन्होंने सबसे पहले गीत लिखा, वहां से इनकी पहचान बनती है। फिर किस्मत नामक एक फिल्म है, उसमें दूर हटो है दुनिया वालों हिंदुस्तान हमारा है, ये भी एक प्रमुख गाना है इनका। बाकी चना जोर गरम बाबू में लाया मजेदार, नाचो नाचो प्यारे मन के मोर, और ये सब इनके फेमस गाने हैं। इंपॉर्टेंट क्या है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार इनको मिला है। फिल्म जगत का जो सर्वोच्च सम्मान होता है दादा साहब फाल्के, कवि प्रदीप जी को दिया गया है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इन्हें राष्ट्रकवि के सम्मान से भी जो है वो नवाजा गया है। रियल नेम रामचंद्र नारायण जी द्विवेदी, बड़नगर उज्जैन एमपी में है। मेरे वतन के लोगों, इनका फेमस गीत है जो इन्होंने इंडो चाइना जो वार हुआ था 1962 तब लिखा था। बाकी 1940 में बंधन पिक्चर से ये स्टार्ट करते हैं कैरियर। एक और गाना फेमस है, दूर हटो है दुनिया वादों हिंदुस्तान हमारा है, किस्मत नामक पिक्चर में है। बाकी गाने याद रखने की आवश्यकता नहीं है। दादा साहब फाल्के अवार्ड, हाईएस्ट ऑनर इन इंडियन सिनेमा, ये इनको मिला हुआ है। चलिए, इसके बाद आते हैं बाल कवि बैरागी। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एक पूछ चुके हैं, इनके वास्तविक नाम पूछा है बाल कवि बैरागी। बाल कवि बैरागी का रियल नेम क्या है? नंदराम दास बैरागी। ठीक है, ये बर्थ इनका 10 फरवरी 1931 को रामपुर विलेज मनासा तहसील नीमच में हुआ है, तो नीमच जिले से ये बिलोंग करते थे। 2018 में इनकी मृत्यु होती, मैंने कहा था इनकी तब मृत्यु हुई थी उसी साल, उसके बाद ही ये क्वेश्चन पूछा गया था। ये पॉलिटिकल कैरियर इनका बहुत अच्छा रहा, शानदार रहा, राजनीति से जुड़े हुए कवि थे, मिनिस्टर रहते हैं, जब मध्य प्रदेश में मंत्री रहे, मध्य प्रदेश सरकार में लोकसभा के सदस्य रहे और राज्यसभा के भी सदस्य रहते हैं। ठीक है, इनकी रचनाएं देख लेते हैं। काव्य संग्रह में दीवट पर दीव, दीवट पर दीव, अपनी गंध नहीं बेचूंगा, अपनी गंध नहीं बेचूंगा, गन्ने मेरे भाई, झर गए पात बिसर गए टहनी। ठीक है, शिशु कविताएं, बच्चों के ऊपर बाल कविताएं, इसलिए इनको बाल कवि कहा जाता था। विश्वास, चाय बनाओ खुद सागर बन जाओ। ठीक है, विश्वास, चाय बनाओ और खुद सागर बन जाओ उस चाय को पी के। फिल्मी गीत, मुझको भी राधा बना ले नंदलाल और तू चंदा में चांदनी, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। कविताएं याद रखना, पोइट्री कलेक्शंस में दीवात पर दीव, अपनी गंध नहीं बेचूंगा, कन्ने मेरे भाई, झर गए पात बिसर गए टहनी। चिल्ड्रंस पोयम की बात करें, विश्वास, चाय बनाओ और खुद सागर बन जाओ उस चाय को पी के। चलिए, इसके बाद आते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी, ये लास्ट है हमारे। ठीक है, जितने आधुनिक कवि हैं उनमें अटल बिहारी वाजपेयी जी, ये इंपॉर्टेंट भी है इसलिए क्योंकि 2025 में इनकी 100वां जन्म वर्ष जो था अटल बिहारी वाजपेयी जी का, वो था। पूरे साल भर इनका नाम चर्चा में रहा, न्यूज़पेपरों में कई सारे कार्यक्रम समारोह आयोजित किए गए सरकार के द्वारा और इनके समर्थकों के द्वारा। ठीक है, जहां जहां इनका संबंध रहा है, प्राइम मिनिस्टर रहे हैं भारत के 3 बार, तो बहुत बड़ा नाम है स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। तो यहाँ से एक क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछ सकता है, चूंकि हम साहित्य पढ़ रहे हैं तो साहित्य में देख लेते हैं पहले। इनका जन्म 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ और डेथ इनकी 16 अगस्त 2018 को होती है। माता का नाम श्रीमती कृष्ण वाजपेयी, पिताजी का नाम श्री कृष्ण बिहारी वाजपेयी जी। इंस्पिरेशन की बात करें तो इनके महात्मा रामचंद्र वीर की रचना विजय पताका से प्रेरित होते हैं और इनकी दिशा वहीं से बदल जाती है। दैट वर्क विजय पताका बाई महात्मा रामचंद्र वीर शेप्ड हिज लाइफ डायरेक्शन। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो है वो इनके राजनीतिक गुरु माने जाते हैं, पॉलिटिकल मेंटर जो है वो माने जाते हैं। उपलब्धियों की बात करें, राजनीतिक उपलब्धियों में तो 1996 से लेकर 2004 के बीच भारत के 3 बार प्राइम मिनिस्टर रहते हैं। सर्व्ड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया 3 टाइम्स बिटवीन 1996 टू 2004। यूनाइटेड नेशन में भाषण देने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं जो हिंदी में भाषण देते हैं। हालांकि ये उसके पहले भी यूनाइटेड नेशंस जा चुके थे इंडिया की तरफ से, लेकिन एज ए प्राइम मिनिस्टर हिंदी में यूनाइटेड नेशंस में भाषण देने वाले पहले प्राइम मिनिस्टर हैं। फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर टू डिलीवर अ स्पीच इन हिंदी एट यूनाइटेड नेशन। भारत रत्न की बात करें तो 2015 में इन्हें भारत रत्न, जो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, उससे इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। पत्रकारिता संपादन की बात करें तो इन्होंने कई पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया। पांचजन्य हो गया, राष्ट्रधर्म हो गया, दैनिक स्वदेश और वीर अर्जुन, इन सभी न्यूज़पेपर और मैगजीन्स के ये क्या रहे हैं, एडिटर रहे हैं। इनकी कुछ रचनाएं हैं जो पूछी जाती हैं, जैसे कि मेरी 51 कविताएं। इनका सबसे प्रसिद्ध जो काव्य संग्रह है, इनका जो फेमस जो पोएटिक कलेक्शन है मेरी 51 कविताएं।
दूसरा है कैदी कबीराय की कुंडलियां, कैदी कबीराय की कुंडलियां। इसके अलावा कुछ और अन्य रचनाएं हैं जैसे कि रग रग हिंदू मेरा परिचय, है ना, ये आपने यूट्यूब वगैरह पे देखा होगा, हिंदू मन, मृत्यु या हत्या, और एक है अमर आग है। इसके अलावा कुछ गद्य हैं जैसे कि संसद में 3 दशक, संसद में 3 दशक, राजनीति की रपटीली राहें और बिंदु बिंदु विचार, ये सब इनकी रचनाएं मानी जाती हैं। तो ये आपका जो है वो पूरा यूनिट नंबर 2 का मध्य प्रदेश के जो साहित्यकार और उनकी रचनाएं, वो वाला पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। आई होप इसमें कोई डाउट आपको नहीं होगा, ये चीज़ें सीधे सीधे याद करने वाली हैं। अब बात करते हैं टेस्ट सीरीज की 9 फरवरी 2026 से, 9 फरवरी 2026 से टेस्ट सीरीज हमारी स्टार्ट होगी। टोटल नंबर ऑफ टेस्ट आपके रहेंगे 25 टेस्ट, जिसमें 10 टेस्ट आपके यूनिट वाइज हैं, 5 टेस्ट 2 यूनिट को मर्ज करेंगे और 10 टेस्ट रहेंगे एफएलटी। विशेषता क्या है इस टेस्ट सीरीज की, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे आपके 2500, और जो 2500 क्वेश्चन आपके 2500 डिफरेंट डायमेंशंस पर बेस्ड रहेंगे। जैसे डायमेंशन हम लोग क्लास की शुरुआत में निकालते हैं पीवाईक्यू के बेसिस पे, तो एक एक डायमेंशन पे हम क्वेश्चन वहां पर बनाते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आएगा। 20 अप्रैल तक आपकी टेस्ट सीरीज चलेगी, 999 रुपये में आपको उपलब्ध हो जाएगी। आप हमारे एप्लीकेशन पर जा करके इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। जो लोग ऑलरेडी हमारा 90 डे प्रोग्राम ज्वाइन कर चुके हैं, है ना, जो 90 डेज प्रोग्राम अभी चल रहा है, जो बहुत ही प्रैक्टिकल और साइंटिफिक तरीके से डिज़ाइन किया गया है, जिसमें ट्रेडिशनल पार्ट में आपके यूनिट नंबर 1, 3, 5 और 6 जो थोड़ा सा टफ पार्ट पड़ता है, एमपी स्पेशल में यूनिट नंबर 2, 4, 5, 6, 10 इनको जोड़ा गया है। एक पार्ट आपका साइंस, एनवायरनमेंट एंड आईसीटी का रखा है और एक करंट अफेयर वाला पार्ट है। क्वेश्चंस में डिवाइड किया है 31 जनवरी तक, चूंकि आज 31 है शायद, तो यूनिट 1, 2, 3 एंड 5 ये कंप्लीट कराना टारगेट है। और जैसे जैसे ग्रेजुअली हम एक महीने से दूसरे महीने में जाएंगे तो आपको पढ़ने का टाइम कम होगा, रिवीजन का टाइम आपका ज़्यादा होता चला जाएगा। ठीक है, तो 90 डेज प्रोग्राम है, पूरा प्रैक्टिकल प्रोग्राम है, एक बार आप देख सकते हैं एप्लीकेशन पे जा करके, डेमो लेक्चर्स हैं, सारी चीज़ें आपको उपलब्ध हैं। ठीक है, मिलते हैं कल सेम टाइम पे सेम क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय